मैं तो सिर्फ उनको कमियां बता रहा था और मेरे को ही पुलिस द्वारा उठवा दिया गया कि इसको उठा ले जाओ, ये उपद्रवी है। 3 को तो 5 साल में अपनी कुर्सी मिल जाती है और हमें बच्चों को 5 साल में हमारा हक भी नहीं मिल पाता। और आज 3 साल हो चुके हैं मैम, दोबारा प्री का कोई फॉर्म नहीं निकला, एक ही बार निकला मैम। इनका स्लोगन तो हमेशा ये रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ये फिर बेटियों के साथ ऐसा करे, बेटियों को नौकरी नहीं दे रही। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हरियाणा में इन दिनों सीईटी का मुद्दा जो है वो जबरदस्त तरीके से छाया हुआ है और लगातार सीईटी को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। मुख्यमंत्री तो मीटिंग कर रहे हैं, खबरें तो ऐसी आ रही है 4-4, 5-5 दिन लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अफसोस की बात है उस मीटिंग का आउटपुट क्या आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट तो परेशान है, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है वो भी, और कुछ क्वालिफाई कराया जाए इसको लेकर भी मांग कर रहे हैं। आज हमने स्टूडेंट्स को ही अपने साथ जोड़ा है, उन सभी कैंडिडेट्स को मैं सबसे एक एक करके बात करूंगी। राहुल हमारे साथ है। राहुल, अपने बारे में बताइएगा और आपकी क्या मांग है सरकार से। और शायद राहुल का नेटवर्क प्रॉब्लम है। विकास बूरा जी हमारे साथ। विकास, क्या मांग है सरकार की? आप सीईटी क्वालिफाइड हैं? जी मैम, सीईटी क्वालिफाइड। तो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। राहुल, अपनी बात रखिएगा। मैम, हमारी मांग बहुत सारी है। एक तो जैसे 4 साल 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भर्तियां हुई नहीं है। जो भर्तियां हुई थी वो भर्तियां सारी अब खत्म हो चुकी हैं। जैसे कि जितने भी एग्जाम्स लिए गए थे, लगभग 25 ग्रुप्स के एग्जाम हुए थे, वो सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। उनका कोई वजूद नहीं रहा, हाई कोर्ट ने वो खत्म कर दिए हैं। टीजीटी भर्ती है, उसका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। लगभग मैम उसको 1-1.5 साल हो चुका, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब टीजीटी भर्ती में 7,500 स्टूडेंट हैं। अब उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा है वो अच्छी हो पाएगी। ग्रुप डी भर्ती है, वो भी अभी तक जैसे 13,500 स्टूडेंट्स की ग्रुप डी भर्ती है, उसमें से 11,000 की तो पूरी हो चुकी है, लेकिन 2,500 की अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और अब हम बिल्कुल अंतिम सत्र में पहुंच गए, जो इन 5 साल के हैं। लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट ने, हम जो एक्सपेक्ट करने लग रहे थे कि 4 साल 9 महीने में गवर्नमेंट अच्छे अच्छे काम करेगी, लेकिन वो है। अब आपने एक बात की कि मीटिंग करने लग रहे सीएम साहब जी, अभी करने का कोई फायदा नहीं ना। हमने उनको सीएम 5 साल के लिए बनाया था, ना कि 4 महीने के लिए या 5 महीने के लिए। हम चाहते थे वो 5 साल काम करे। अब मान लीजिए हम वो हमें कल को जॉब देंगे, अगले महीने 15 दिन में हमें जॉब मिल गई। हम फिर क्या करेंगे ड्यूटी पे जाने के बाद कि भाई 5 साल तो हम आराम से बैठेंगे, 3-4 महीने हम भी काम करेंगे। तो वो हमसे ये एक चीज एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि हम भी जॉब ऐसे करेंगे केयरलेस तरीके से। तो हम भी यही चाहते कि हमारे सीएम साहब जी हैं वो 5 साल पूरा टाइम दे, और पूरा टाइम देकर फिर ही भर्तियों को अच्छी तरीके से करवाए। और भर्तियों में कोई भी ऐसा लिटिगेशन ना छोड़े जिसकी वजह से भर्ती लटके या एग्जाम कैंसिल हो। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेलनी लग रही है। अभी 20 ग्रुप का मैटर है, 20 ग्रुप वाले अभी क्या हो रखा है, ज्वाइन पहले भी कहीं पे ज्वाइनिंग हो रखी थी उनकी। कोई रेलवे में लगा हुआ था, कोई दिल्ली में कहीं पे लगा हुआ था, लेकिन वहां से ज्वाइनिंग छोड़ने के बाद वो यहाँ पे ज्वाइन करते, जो 12,500 स्टूडेंट है जिनके ऊपर अभी तलवार लटकी हुई है। तो वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान, स्ट्रेस में है कि हमारा क्या होगा। हम उनकी डायरेक्शन नहीं पता उनको, क्या एग्जाम दोबारा होगा या नहीं होगा। तो मैंने बहुत सारे डाउट्स हरियाणा में, और काफी सारे संशय में हैं और गुस्से में स्टूडेंट्स सभी। तो आपकी मीटिंग हुई मुख्यमंत्री से? पिछले दिनों भी मीटिंग्स हुई हैं, मैंने देखा। प्रोटेस्ट हुआ था सीएम आवास के बाहर, कुछ फायदा हुआ उसका? मैम, मीटिंग मेरी नहीं हुई थी। जैसे एक कैंडिडेट से बहुत सारे, जैसे प्रवीण हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो इनकी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या कहा इन्होंने कि आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट से करवा लीजिए। अब कोर्ट से मैम हम कैसे करवा लीजिए? कोर्ट में तो ये खुद जाके करवा ले क्वालिफाई अगर कोर्ट से होता हो तो। अब हमें भेजने लग रहे हैं, फिर हम ये कह देते कि ये भर्ती रोको गैंग जो कोर्ट में जाती है। तो हमें समझ में नहीं आने लग रहा कि भर्ती रोको गैंग आखिर है कौन? क्या ये जज साहब भर्ती रोको गैंग है, या कुछ सरकारी अधिकारी भर्ती रोको गैंग है, या जो स्टूडेंट अपने हितों के लिए कोर्ट में जाता वो भर्ती रोको गैंग है? इस वर्ड का ही नहीं मतलब समझ में आया हमें तो आज तक। हमें कह देते कि तुम अपोजिट पार्टी के हो। कैसे पता लगता हम अपोजिट पार्टी के हैं? हमने ना कोई पार्टी ज्वाइन कर रखी, ना और कोई मतलब हमारा किसी पार्टी के साथ। तो कैसे कोई आरोप लगा सकता कि तुम कांग्रेस पार्टी को के हो या इनेलो पार्टी के हो? तो ये बहुत ज्यादा चीजें हैं अब जो दिक्कतें आने लग रही हैं वही स्टूडेंट्स के सामने। अब तो राहुल फिर चुनाव आने वाले हैं, तो सरकार तो अभी कोर्ट भी भेज रही है, फिर बोलेगी अब तो चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई। तो फिर आपको लगता है कि ये तो परेशानी बरकरार रहेगी? आप लोग दहशत में रहिए, स्ट्रेस में रहिए, यही समझ में आ रहा है मुझे तो।
देखो मैम, मैं जो अभी तक जो हमारे पिछले चेयरमैन थे भोपाल सिंह खत्री जी, वो नेचर के तो थे काफी अच्छे, लेकिन काम उन्होंने किया नहीं। लेकिन अभी फिलहाल लगभग लगभग 20-25 दिन हुए हैं ना, हमारे नए चेयरमैन आए हैं, तो उनसे तो हमें कुछ ना कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी तक जो उनका काम चलने लग रहा, काफी स्पीड पे चलने लग रहे हैं। अब उनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि वो कुछ अच्छा करवाएंगे, और जो स्टूडेंट परेशानी में है, स्ट्रेस में है, उनका स्ट्रेस दूर करेंगे, उनको जॉब देने का काम करेंगे। ठीक है, प्रवीण भी हमारे साथ है। प्रवीण, जी, आप जी। भी सीटी क्वालिफाइड हैं। अब कितनी दिक्कतें हो रही हैं, क्या हो रहा है और कब से आप लोग जूझ रहे हैं? सीटी क्वालिफाई किए हुए कितना समय हो गया? कब से ये कानूनी प्रक्रिया, कोर्ट कचहरी, सीएम दफ्तर के बाहर, कब से चक्कर काट रहे हैं? मैं अगर देखा जाए तो सरकार की गलत नीति की वजह से ये सीईटी में इतनी दिक्कतें हैं। मेरा ये मानना है कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे हमने वकीलों को दिए इस सीईटी के चक्कर में। अभी 20 ग्रुप के जितने भी बच्चों ने जो जिनके एग्जाम हुए, ज्वाइनिंग हुई है, और फिर सरकार की गड़बड़ से अभी अगर देखा जाए तो टोटल बच्चों ने लगभग 70 लाख रुपए वकीलों को दिए, वो सिर्फ सरकार की गलतियों से। और उससे पहले भी हमने लगभग कई लाखों रुपए ना सीईटी पर लगाए हैं, जो कि सरकार की गलत नीतियां हैं। बच्चे सिर्फ इसमें एग्जाम में बैठने का मौका मांग रहे हैं, और जैसे कि इन्होंने बोला था कि हमें सीईटी साल में 2 बार लेंगे, बट इन्होंने 3 साल, मतलब लगभग 3 साल होने को गए हैं, एक सीईटी ली इन्होंने और अभी तक वो भर्तियां पूरी नहीं हुई है। और इनकी जो गलत नीतियां हैं, जो सीईटी पॉलिसी है, वो हमने सिंगल बेंच में, डबल बेंच में, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी गलत साबित करके दिखाई है, और फिर भी ये अभी मानने को तैयार नहीं है। अभी बच्चे हैं ना, जैसे 3 साल 4 साल हो गए लगभग, जो वैकेंसियां नहीं आई है हरियाणा में, और ये सीईटी आया है, तो ये एक बच्चों में डिप्रेशन का ही कारण बने, क्योंकि इसमें बच्चों को ना ही तो कोई नौकरी मिली और ना ही पेपर में बैठने का मौका मिले। और अभी परसों हमने सीएम आवास का घेराव किया था, घेराव नहीं मतलब शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने का प्रयास किया था, और हमारे डेलीगेशन था इसमें, लगभग 2 से 2,500 बच्चे इसमें हमारे इकट्ठा हुए थे सीएम हाउस के सामने। 2,000 बच्चे इकट्ठा हुए थे मैं बट ना उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं रखी गई। उनको भी ऐसे ही, जैसे अब मैं था और मेरे साथ मेरे साथी थे 5, उनका डेलीगेशन अंदर गए सीएम हाउस में, तो उनकी कोई बात की कुछ ज़्यादा वैल्यू रखी नहीं गई मैम। और फिर हमें भेजा गया था सिविल सेक्रेटरीट, वहाँ पर उच्च अधिकारियों से हमारी मीटिंग हुई। इवन उन्होंने हमारे ऊपर ही थोप दिया कि आप कोर्ट में जाके अपना सॉल्यूशन करवा सकते हो, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब कहने का कि अभी लाखों रुपए फिर से आप खर्च करो, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, बट हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। अच्छा, तो वो पॉलिसी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ, तो मतलब वो पॉलिसी नहीं बदलेंगे। बेसिकली तो सरकार पॉलिसी बनाती है ना, आपके हाँ जी पास मैम, कैबिनेट है, आपके पास पावर है, आप पॉलिसी बना सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। जैसे कि कोई आम इंसान आपको सुन रहा हो प्रवीण, क्योंकि मैं खुद भी चाहती हूँ कि यंगस्टर्स को मैंने प्रोटेस्ट करते देखा हुआ है, और स्पेशली मैं पिछले दिनों चंडीगढ़ गई, उसके बाद मुझे लगा कि ये टॉपिक है जिस पर बात करनी चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि बकायदा मैं जॉब्स को लेकर स्पेशली बात करती हूँ। मुझे ना शुरू से बताइए, ताकि सरकार को थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी महसूस हो। सीएम बदल लेने से जिम्मेदारियां नहीं बदल जाती हैं। कुर्सी बिल्कुल पर किसी को हाँ जी। बिठाइए, आपको सुनना पड़ेगा प्रदेशवासियों को, प्रदेश के बच्चों को। आप लोग, आपने कहा 3 से 4 साल हो गए हैं आपको, अभी तक क्या क्या हुआ, जरा खुलकर अपनी बात रखिए, ये मंच है आपके सामने। और मैं तो एचएसएससी के चेयरमैन को बोलती हूँ कि आप मुझे समय दीजिए, मैं आपका भी इंटरव्यू करूंगी, ताकि आपकी भी बात आए। कल को आप ये ना कहे कि भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी की उससे ये बात हो रही है। तो मैं तो ओपन चैलेंज करती हूँ कि आप भी समय दीजिए, आपसे भी बात होगी। तो प्रवीण, खुल के बताओ कि क्या क्या हुआ अभी तक। मैम होता क्या है, जैसे पहले होता था, जैसे हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आ गई, ठीक है, तो जो भी बच्चा एलिजिबल है, जैसे +2 पास वैकेंसी होती है, तो उसमें जितने भी बच्चे एलिजिबल है तो वो अप्लाई करते थे। फिर उनमें मेरिट बेस पर नौकरी मिलती थी। जैसे उसे उसी तरह कलर की वैकेंसी या पटवारी, ग्राम सचिव, अलग अलग टाइप की पोस्ट आती थी। फिर सरकार पॉलिसी लेके आती सीईटी, जैसे जितने भी जो वैकेंसीज है ग्रेजुएशन लेवल पर या +2 लेवल पर, उनको कंबाइन कर एक एग्जाम दिया गया है बच्चों का। उसमें एक कंडीशन थी कि रिजर्व कैटेगरी है उसमें 40%, और जो जनरल कैटेगरी है उनमें 50% ये नंबर लेने जरूरी थे। जो ये बच्चे नंबर लेते थे, स्कोर, वो क्वालिफाइंग माना जाता था कि वो अगले जो मेंस का पेपर होगा उसके लिए एलिजिबल होगा। बट साथ में इन्होंने एक पॉलिसी लेके, उसमें पॉलिसी में है इनका नियम कि हमारी जितनी टोटल पोस्ट होगी उसके 4 टाइम्स हम बुलाएंगे। जैसे कि अगर आपकी मान के चलो कि 1000 पोस्ट है,
तो हम 4 टाइम्स ही बुलाएंगे 4000 बच्चे को जो टॉपर है। तो बाकी जो बच्चे क्वालिफाइंग कर गए ना, उनका अब इसमें कोई लेना देना नहीं है, बस 4 टाइम्स ही बच्चे आएंगे ऊपर के टॉपर के। अब वो जो 4000 बच्चे आ गए ना, उनका ही कंपटीशन है, बाकी बच्चे बाहर हो गए डायरेक्ट। तो अभी होता है मैम क्या है कि जैसे चलो ठीक है, अगर ये पॉलिसी अगर सही है तो आपको फिर से एग्जाम ले लेना चाहिए। उन्होंने बोला था कि हमें ऐसे चांसेस है बच्चों को साल में 2 बार देंगे। अगर ये चीज ऐसे चलती है तो ठीक है, बच्चे को हर 6 महीने में एक मौका मिलता है। बट इन्होंने क्या किया कि जैसे अभी 2022 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद में कोई एग्जाम नहीं हुआ सीईटी का। अब उस सीईटी में बच्चों ने क्वालिफाइंग किया, 13.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, और इसमें ये मान के चलो आपने 3.5 लाख बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, 40 और 50% जो नंबर लेने थे वो ले लिए। अब इन्होंने क्या किया कि 4 टाइम्स से बच्चों को बुलाना था। अब देखा जाए तो टोटल भर्तियां हैं 32,000 इन्होंने पोस्ट जो इनको वैकेंसीज भरनी है। अगर उसके 4 टाइम से बुलाए तो लगभग 1.25 लाख बच्चे बैठते हैं। अब उनको भी नहीं बुला रहे, इस पॉलिसी में डेंट है। अब ये जो बच्चे हैं रेंडमली 10 से 12,000 बच्चों को ही मौका मिलेगा, और बाकी जो बच्चे हैं जिनको पहले एग्जाम देने का साल में 2-4 बार मौका मिलता था, अब वो 2.5-3 साल से इस पॉलिसी चक्कर में घर बैठे बेरोजगार, उनको सेकंड कोई भी चांस नहीं मिल रहा मैम। ये सिर्फ पॉलिसी की गलतियां हैं। इस पॉलिसी को हमने चैलेंज किया कोर्ट में, तो एक बार तो हमारा केस डिसमिस हुआ, बट उसके बाद में उन्होंने दोबारा केस लगाया था, सिंगल बेंच में हम जीत गए। उनकी पॉलिसी की खामियां थी कोर्ट ने दिखा दी। फिर ये डबल बेंच में गए, डबल बेंच में हारे। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में, जैसे अभी राहुल है और 5 नंबर केस लेके, वहां पर भी ये इनको हार का सामना करना पड़ा है। बात में थोड़ा ये है कि बच्चों को जो पहले अवसर मिलते थे रोजगार प्राप्त करने के, जैसे नौकरी में मतलब अलग अलग टाइप के फॉर्म भरने का मौका मिलता था अप्लाई करने के लिए, बिल्कुल खत्म कर दी। और दूसरा ये कि बच्चों ने 20 उसमें से 19 के बच्चे प्रोटेस्ट डीसी है या मुख्य खुद मैंने है, और सीएम हाउस में भी गए हैं, हर जगह, और कोर्ट में भी हमने आपको बताया कि करोड़ों रुपए हमने इसमें लगा चुके हैं। ये सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि आपने बच्चों को जो अभी 3 साल से बैठा के रखा है, एटलीस्ट जो आप एक सीईटी करवा रही हैं उसमें जितने क्वालिफाई बच्चे उनको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि अब अगर इन बच्चों को मौका नहीं मिलता, सरकार चली जाती है, तो उसके बाद में फिर से वही 4 से 5 साल ऐसे निकलेंगे बच्चों के, और बच्चे इस सीईटी के चक्कर में ओवर एज हो गए। जो 25 साल का बच्चा था वो 28-29 साल का हो गए। ये चक्कर में दूसरा बच्चों में अभी होता यह है कि चलो अगर जॉब, ये होता है कि चलो जॉब की अलग चीज है, जब बच्चे को अवसर ही नहीं मिले पेपर में बैठने का तो डिप्रेशन का शिकार होना तो आम बात है। अभी बच्चे रैलियां वगैरह जो धरना प्रदर्शन सब कुछ कर चुके हैं, बट इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसमें जो 4 टाइम्स का रूल है उसको हटाना चाहते हैं बच्चे की, ये हट जाए और जितने क्वालिफाई बच्चे हैं इनको मौका मिलना चाहिए। बट अभी ये अपनी जिद पे अड़े हुए। अभी इनका जो 4 टाइम्स बच्चे बुलाने का जो तरीका है ना, जैसे पोस्ट वाइज है, ग्रुप वाइज है, जितने की, वो भी इनका पंगे में फंसा हुआ है, वो भी पूरी तरह डेंट है। और मैं तो चाहता था कि एक बच्चों का डेलीगेशन सरकार से मिले और उनसे सरकार टाइम दे और बच्चे की बात सुने, बट सरकार ने आज तक ऐसा कुछ से किया नहीं कि बच्चे इतना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे परेशान है, तो एटलीस्ट उनकी बात सुनी जाए। तो सरकार ने आज तक बात नहीं सुनी। ये एटीट्यूड है, ईगो है, या जो ओवर कॉन्फिडेंट है। हमने इवन ये भी बात बोली कि सर इतने बच्चे बेरोजगार हैं, आपसे एक बार पेपर देने का ही मौका मांग रहे हैं, ये आपके वोट बैंक है, आपको चाहते हैं कि चलो बच्चे पॉजिटिव है कि आपकी सरकार में नौकरी मिलने के चांसेस है। बट इनका जो रिप्लाई आता है, कहते कि वोट बैंक की आप टेंशन मत लो, वो हम खुद देख लेंगे। मतलब कहने का इतना ये मैम कि हाँ, ये मेरे सामने बोली मैम ये बात है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है ऐसा कि बच्चे जो वोट बैंक है वो युवा है, उनको देख नहीं रहे हैं इस तरीके से कि ये बेरोजगार युवा, तो इनकी बात क्यों लेनी चाहिए। मतलब किसी अधिकारी ने बोला या नेता ने किसी ने कि वोट बैंक की चिंता मत करो? ये मैम किसी अच्छे अधिकारी ने बोला है, अभी पब्लिकली बोलना तो क्या ही है, बट मेरे को मेरे सामने इशारे में तो बोल ही सकते हैं। अच्छा जी मैम, बट ये बातें बोले गई, कह रहे कि आपको ना वोट की चिंता नहीं करनी है, वो हमारा काम है, हम वो देखेंगे, बट आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा।
और इवन मैम हमने जैसे सिविल सेक्रेटरीट में हमारी मीटिंग थी परसों, तब हमने इनकी जो पॉलिसी की खामियां बड़े अधिकारियों के सामने गिनाई थी। बट एक ये होता है कि बच्चों की जो बातें है ना ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि मतलब कोई वैल्यू नहीं इनकी। और मैं तो ये मानता हूँ मैम कि बच्चों ने इतनी पॉलिसी पढ़ ली है कि अब इनके अधिकारी से ज्यादा बच्चों को नॉलेज है। इवन बच्चे नौकरी नहीं लगे बट एडवोकेट जरूर बन गए बच्चे इस चक्कर में। नहीं, लेकिन ये अच्छा मैसेज नहीं है कि आप अपने देश के बच्चों को, अपने स्टेट के बच्चों के साथ इस तरह का एटीट्यूड दिखाएं। सरकारें भी आती जाती रहेंगी, अधिकारी भी आती बिल्कुल जाती मैम। रहेंगी, आप समझ रहे हैं। तो ये जो अहंकार है, ये मुझे अहंकार साउंड कर रहा है। प्रवीण, मैं आपसे बात करती हाँ हूँ। प्रशांत भी हमारे साथ हैं। प्रशांत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपने बारे में एक बार बताइएगा, और क्या समस्याएं आ रही है खुलकर बोलिएगा। आपकी आवाज नहीं आ पा रही प्रशांत। प्रशांत, एक बार आवाज देखिएगा अपनी। मैम हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रशांत, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ हाँ प्रशांत, बोलिए। गुड इवनिंग मैम। पहले तो मैं आपके हाँ चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारे युवाओं की आवाज़ आपने एक सोशल प्लेटफॉर्म पे उठाई। और जैसे प्रवीण भाई और राहुल भाई ने बताया है कि इनकी जैसे पॉलिसी को चैलेंज किया था मैम, तो इनकी पॉलिसी एज पर हाई कोर्ट, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट से दोनों से हम जीत चुके हैं। और इनकी पॉलिसी बुरी तरीके से आप बोल सकते हो कि ये एकदम बैकफुट पे है अभी सरकार। लेकिन अभी जो इन्होंने किया है, मैं आपको अगर बारी-बारी से बता देना चाहता हूँ, तो आप भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होगे मैम। तो इन्होंने जैसे पहले इन्होंने 20 ग्रुप का पेपर लिया, उसमें इन्होंने कोई क्लैरिफ़ाई नहीं किया कि किस कौन-सी क्वालिफ़िकेशन के लिए बच्चा एलिजिबल है, कौन-सी के लिए नहीं है। तो इसमें बहुत जी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर बैठे हैं, मेरिट लिस्ट से ऊपर होते हुए भी। वोकेशनल वाले हो गए, आईटीआई वाले बच्चे हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में इन्होंने ऐसे किया मैम, कुछ बच्चे जो भर चुके हैं अलग से बैकडोर एंट्री करवाई, बैकडोर से इन्होंने अंडर टेबल पॉलिसी बनाई और उनको एंट्री करवा दी। और बहुत बच्चे ऐसे हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जो अभी भी मेरिट में, लेकिन वो बाहर बैठे हैं, अंडर मेरिट है, वो मेरिट क्रॉस कर चुके हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे इस चीज से जूझ रहे हैं मैम। तो इन्होंने 20 ग्रुप में ये सब किया मैम। उसके बाद चलते हैं मैम आगे। लेकिन 20 ग्रुप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सभी बच्चों को बैठने का मौका मिला। लेकिन अभी हमारी एक ही मांग है सभी की कि चार इन्होंने ये बोला था कि हर साल हम सीटी कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन जो इन्होंने फर्स्ट टाइम जब सीटी निकाला 2021 में निकाला था, और मैम हमने उस टाइम फॉर्म फिल किया था, और आज 3 साल हो चुके हैं मैम, दोबारा प्री का कोई फॉर्म नहीं निकला, एक ही बार निकला मैम। 2022 में उसका एग्जाम हुआ था। और मैम आज उसकी इस हालत में है कि बच्चे आज युवा जो हम युवा हैं, आज हमारा भविष्य खत्म होने का कगार पे आ चुका है मैम। नहीं, फिर तो मुझे ये समझ में आ रहा है। नहीं, मैं तो बिल्कुल कहूंगी कि आप लोग मिलकर एक दूसरे की ताकत बनिए, इन्होंने भविष्य ये को बोला था मैम हमको कि हर साल हम कंडक्ट करवाएंगे। जिन बच्चों की 12th 2023 में हुई है या 22 में हुई है, 23 या 24 में हुई है, वो तो देने नहीं पाया मैम। ठीक बात है। ये तो मतलब पिछले 2-3 सालों से सीईटी हुआ ही नहीं, बोला था हर 3 साल साल से मैम, कराएंगे। 3 2021 साल को निकला था, फिर री एडवर्टाइजमेंट किया इन्होंने 22 में इसको वापस से। फिर 22 में इन्होंने लिया, दिसंबर नवंबर में शायद, और दिसंबर 10 को इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया मैम, हमारे मेंस के फॉर्म अप्लाई कर लिए, जिन्होंने कोई भी ढंग की पॉलिसी नहीं लगवाई। और कोई भी, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल जेई, और मैं आपको ग्रुप नंबर 22 बिकॉज ऑफ आई एम बिलोंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 22 एंड ग्रुप नंबर 2। तो इन्होंने क्या कर रखा है मैम, अभी तो इन्होंने पॉलिसी, खेल के बीच में रूल चेंज नहीं होते मैम, इन्होंने पॉलिसी अभी बनाई है एलएमएसए की। आपको बता देना चाहता हूं मैं, पॉलिसी अभी बनाई है, बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। बीटेक डिग्री का तो कुछ और डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को इन्होंने हायर क्वालिफिकेशन मान के 5% के कम किए बीटेक डिप्लोमा में, और 10% किए डिग्री में, मतलब 50% वाला एलिजिबल हो गया। नो डाउट ये अच्छा काम किया है। लेकिन अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे मैम जो बाहर बैठे हैं, इसके कारण उनको ज्वाइनिंग नहीं हुई है मैम। जो पेपर दे चुके हैं, मेरिट में आ चुके हैं, वो कर गए। लेकिन जो बच्चा अपने आप को ये समझ गया कि मेरे 57% है, मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूं, वो क्या करेगा मैम। ऐसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में किया मैम। पहले इन्होंने कुछ नहीं किया, जो बच्चे एज ए इलेक्ट्रिकल पेपर दिया है, पेपर तो सबका लिया मैम ग्रुप 20 में इन्होंने, नो डाउट। लेकिन उसमें जो बच्चे मेरिट में आ गए वो चले गए, लेकिन कुछ बच्चों ने वो पोस्ट ही अप्लाई नहीं की बिकॉज ऑफ उस टाइम वो एलिजिबल नहीं थे। तो सिंपल सी बात है मैम, एक लाइन में, नो क्लैरिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन इन देयर ग्रुप्स एंड कैटेगरीज ऑल्सो मैम।
इनकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किस पोस्ट के लिए कौन सी ग्रेजुएशन चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। ऐसे ही इन्होंने जेईई में कर रखा है मैम, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इज इक्वल टू बीटेक डिग्री। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा बेस पे फॉर्म निकलता है मैम, आपको पता ही है जेईई का, उसमें 60% क्राइटेरिया मांगते हैं। डिग्री में भी इन्होंने 60% मांग रखा है, लेकिन एज पर पॉलिसी 2013 उसमें 5% का अवार्ड मिलता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स में ऐड होते हैं, मींस कि 55% बीटेक डिग्री के एलिजिबल होते हैं। लेकिन उसमें इसमें मैम 6 सेमेस्टर इक्वल टू 8 सेमेस्टर बराबर करने का काम इन्होंने किया है। अब चलते हैं मैम आगे, इन्होंने अब 4 गुना बोल रहे हैं कि हम कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। कैटेगरी वाइज में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बच्चे वही बार बार रिपीट होंगे मैम। कहने को तो ये बोलेंगे सोशल प्लेटफॉर्म पे आके, जनसंवाद में बोलेंगे कि हमने तो 60,000 भर्ती कर दी, लेकिन मैं हाँ। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ 20,000 बच्चे हैं, वही घूमते रहेंगे, वही ग्रुप डी में है, और 90% बच्चे वही ग्रुप सी में आपको मिलेंगे। और जैसे मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ, तो मैम मैं जेई में भी जा रहा हूँ और मैम 56 में भी जा रहा हूँ, तो इससे मैम बच्चे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो पोस्ट खाली जा रही है। और सेकेंडली मैम 4 साल में हमारा गलती क्या है मैम, गलती इनकी है, भुगतना इनको चाहिए और भुगत हम रहे हैं मैम। 3 साल से इन्होंने कोई भी सीईटी नहीं लिया, और हम चाहते हैं कि सभी को मौका मिले। थोड़ा पोस्ट हाँ। इंक्रीज किया इन्होंने, नो डाउट, लेकिन इतना पोस्ट इंक्रीज करने से मैम कुछ नहीं होने वाला। आपने हम कब क्वालिफाई किया था? फर्स्ट जो एग्जाम मैम हुआ था? हाँ, एक ही तो हुआ ही है। हाँ हाँ हाँ। एक ही एग्जाम हुआ मैम, और 2021 में मैम मई 29 मई को मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, और आज 3 साल हो चुके हैं, 3 साल प्लस दोबारा कोई सीटी का प्री का के लिए कोई फॉर्म नहीं निकला, बार बार वही निकल रहे थे। 2022 में वही री एडवर्टाइजमेंट हुआ मैम, और 2022 में जॉइंट 2021 और 22 का इन्होंने एग्जाम ले लिया प्री का। लेकिन इन्होंने बोला था कि वैसे तो हमारे एक्स सीएम साहब बोले थे हम हर 6 महीने में सीटी कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन उन्होंने तो साल में भी नहीं करवाया मैम। वो तो आ और गए ऊपर केंद्र से में, वो तो केंद्र हाँ में जी आके मैम, बैठे हुए। हाँ बिल्कुल मैम। और जो बच्चे मैम बाहर बैठे हैं उनकी कोई सुनी नहीं, आपको बता देना चाहता हूँ 2 से 2,500 बच्चे बाहर बैठे हैं जो मेरिट से ऊपर है, और वो एचएसएससी का के धरने पे थे कुछ दिनों से, कोई इन्होंने मैं डीवी कल वेरिफिकेशन नहीं की। मैं एक एक करके जैसे आप लोगों को सुन रही हूँ, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप प्रोग्राम में नहीं, आप लोग प्रोग्राम में हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको पूरा मौका मिले, जो जिसने जो भी एक्सपीरियंस किया होगा वो खुल के बोले। प्रशांत, मैं आपके पास फिर से आऊंगी और डिटेल में, आपके पास कोई पॉइंट आपका छूटा हो तो बोल दीजिए, या तो फिर मैं दोबारा आती हूँ तो बोलिएगा, कुछ कुछ रह गया हो तो मैम आप हमारी बोल तो दीजिए यही है कि विकास सभी कर बच्चों को पाऊँ। मौका मिले, और हम किसी को प्री स्टेज पे ये क्वालिफाई, जैसे मैम क्वालिफाई हो गया तो वही बच्चा, मतलब हम किसी को ये नहीं कर सकते कि ये हमारे से कम है, ये हमसे ज्यादा है। तो फाइनल मेन स्टेज पे वो कीजिए, और उसके भी आप पे ज्वाइनिंग दीजिए। ठीक है, अच्छी बात आपने कही। विकास, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप म्यूट हैं शायद, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जी जी मैम, हमारी आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। विकास, आपने भी क्वालिफाई किया था सीईटी? जी मैम। विकास, क्या हुआ फिर आपके साथ? अभी तक आपने क्या झेला? सरकार तो कहती है कि हम तो सुपर एक्टिव मोड में भर्तियां देते हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के, वो सिस्टम खत्म हो गया है और सबसे ज्यादा रोजगार दे रहे हैं, तरक्की कर रहा है हरियाणा का युवा। आप क्यों नाराज हैं फिर जी सरकार से? जी, देखिए जीनत जी, इन्होंने 2021 में सीटी का फॉर्म भरवाना स्टार्ट किया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्म है, सबसे ऐसा फॉर्म है जो जिसके फॉर्म 1 साल तक तो भरते रहे, 1 साल तक तो इसका फॉर्म अप्लाई हुआ है। किसी के 10 दिन अच्छा। अप्लाई होते हैं, किसी के 20 दिन, लेकिन इसके 1 साल तक तो फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और 2022 में फिर जाके इन्होंने सीईटी दिया, और इन्होंने कुछ कहा था कि हर साल हम सीईटी लेंगे, लेकिन वो जो सीईटी है वो सिर्फ एक सीईटी अभी तक हो पाया, और उसके बाद में कोई सीईटी भी नहीं हुआ है। और उस सीईटी के अंदर भी उस पॉलिसी में इतनी कमियां हैं कि शायद अगर गिनाए तो समय कम रह जाए, क्योंकि गलतियां बहुत ज्यादा इन्होंने की हुई है। तो हमारा जो 1.5 साल से जो है हम लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, कि कुछ इनकी पॉलिसी में ऐसी है कि मैम जैसे सिंगल ये पहले 5-5 मार्क्स देते थे, जो आपको पता है कि अब इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिए गए हैं। ग्रेस अब मार्क जो थे, हाँ, अब 5 नंबर। हाँ हाँ। ग्रेस मार्क्स जो थे, पहले वो 5 मार्क्स को वेरीफाई करने के लिए केस डाला गया कि महोदय आप प्लीज इन 5 नंबर्स को वेरीफाई कीजिए, और वेरीफाई करने के बाद में ही आप इन नंबर को जो है वो दीजिए स्टूडेंट को, ताकि कोई अगर जेन्युइन कैंडिडेट है वो एग्जाम में बैठ पाए।
क्योंकि 2017 से ये 5-5 नंबर देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कभी 5 नंबर्स की वेरिफिकेशन नहीं की कि जिसने 5 नंबर मांगे उसको दे दिए, चाहे वो फेक हो चाहे वो जेन्युइन हो, इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई फेक कैंडिडेट 5 नंबर को क्लेम करता है तो ऑटोमेटिक सी बात है जेन्युइन कैंडिडेट को आउस्ट करेगा। तो वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने कहा कि हम 3,57,000 बच्चों की वेरिफिकेशन जो है वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने पहले जो है ये परिवार पहचान पत्र के माध्यम से इन्होंने वेरिफिकेशन जो है वो की थी, जिसके अंदर आपको भी पता है मैम कि इतनी गलतियां हैं और जिनकी कोई गिना ही नहीं सकता। तो मैं उसके लिए इनको बताने के लिए यहाँ पे मेरे आसपास में ही कुछ 10-11 गांव में जनसंवाद हुए थे मुख्यमंत्री जो पहले एमएल खट्टर साहब के। तो मैंने उनको बताया कि जी आपकी जो ये जो परिवार पहचान पत्र है इनके अंदर बहुत ज्यादा कमियां हैं, तो प्लीज आप इसके माध्यम से 5-5 नंबर को वेरीफाई न करें, वेरीफाई करने का कोई और जरिया ढूंढे। तो मैं बताया और उसके ऊपर मैम उन्होंने क्या किया कि मेरे ऊपर एक्शन लिया और मेरे को पुलिस के द्वारा उठवा दिया गया था। मैं तो सिर्फ उनको कमियां बता रहा था और मेरे को ही पुलिस द्वारा उठवा दिया गया कि इसको उठा ले जाओ, ये उपद्रवी है और ये जो है ये हमारा कार्यक्रम जो है ये भंग कर रहा है। अच्छा। जी, तो हमने उनको लाख कोशिश की समझाने की, लेकिन कहीं पे भी ये बात वो समझ नहीं पा रहे थे कि आपकी जो पॉलिसी है, आपकी पॉलिसी के अंदर कमियां हैं। आप अपनी पॉलिसी को सुधारने की बजाय आप जो उसके अंदर कमियां बता रहे हैं, ठीक करवा रहे हैं, आप उनके अंदर ही कमियां निकाल रहे हैं। तो इन लाख समझाए लेकिन इन्होंने कभी किया नहीं। तो उसके बाद में हमको मजबूरी में केस डालना पड़ा हाई कोर्ट में कि 5 नंबर को हटाएं, क्योंकि जब ये वेरिफिकेशन ही नहीं कर रहे तो हमारी मजबूरी है मैम कि हम उसको हटवाएं, क्योंकि मैं उसका एक भुगतभोगी हूँ। कट ऑफ थी 64.5 मार्क्स के ऊपर और मेरा स्कोर था 64.19 और उसकी वजह से मैम एक जो फेक कैंडिडेट की वजह से मैं एग्जाम में बैठ भी नहीं पाया, मैं एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाया, क्योंकि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव क्लेम्ड दीज फेक मार्क्स एक्चुअली। तो उसके ऊपर हमने केस डाला था और जीता, और कोर्ट ने इनको कहा था कि जी आप जो है अगर आपके पास में इनकी जो पॉलिसी 4 गुना की है, चलिए ठीक है, आप क्वालिफाई आपने नहीं कर रखा कि आपको वेरिफिकेशन करने की जरूरत न पड़े, आपने 4 गुना कर रखा है कि मान के चलो जैसे 6 कैंडिडेट्स हैं एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो 6 into 4 यानी कि 24 जो कैंडिडेट्स वो एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आपके मान के चलो कि 24th जो स्टूडेंट है वो इनएलिजिबल है, आप उसको बाद में बाहर तो आप उसको निकाल दोगे, लेकिन उसकी वजह से जो 25th कैंडिडेट जो है वो जो एक्चुअल में जेन्युइन कैंडिडेट था, हो सकता है वो टॉप भी कर जाता है, लेकिन वो तो एग्जाम में बैठ भी नहीं पाया। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 24th कैंडिडेट। तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि जो है आप जो है इसको वेरीफाई करिए, इसको वेरीफाई करना मस्ट है। लेकिन ये दूर दूर तक वेरीफाई करने से बचते भागते रहे। बस हमने एचएसएससी में जाके इनकी पॉलिसियों को समझाया, एचएसएससी में गए, हम जन संवाद में हम गए कि पता नहीं कितने जन संवाद में हमने गए होंगे और इनको बताने की कोशिश की होगी। ओएसडी साहब के पास में हम गए, सेक्रेटरी के पास में हम गए, हर एक वो रास्ता हमने अपनाया जहां से हम इनको समझा सकते थे। लेकिन वही है, ये अपनी पॉलिसी में कमियां मानते हैं कि जी हम अपनी पॉलिसी में कमियां मानते हैं, लेकिन हम इसको सुधार नहीं सकते। सीधा बोलते हैं कि हम इसको सुधार नहीं सकते। अब उस चीज को लेके हम लगातार 2 साल से हम उसको फेस कर रहे हैं और रातों रात जब कोर्ट ने 5 अगस्त 2023 को इसके ऊपर स्टे लगाया, तो रातों रात जाके ये कोर्ट खुलवाते हैं और कोर्ट से परमिशन लेते हैं कि जी हमारा 56 ग्रुप नंबर 56 और 57 का जो है वो ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है, तो प्लीज आप इसको एग्जाम लेने की परमिशन दे दीजिए। हाँ, कोर्ट ने उसके लिए परमिशन दे दी और उनका एग्जाम भी कंडक्ट ले लिया गया। लेकिन देखा कि नेक्स्ट डे जब दूसरे ग्रुप का पेपर हुआ तो उसके अंदर 41 क्वेश्चंस जो थे वो ऑलरेडी रिपीटेड थे, कि क्या आपने रातों रात जो कोर्ट खुलवाया वो 41 क्वेश्चन रिपीट करने के लिए खुलवाया। तो उसके ऊपर 41 और उसके बाद में आगे चल के यानी कि वो जो 2 ग्रुप थे वो ग्रुप को कैंसिल भी कर दिया, वो विड्रॉ भी कर लिए गए। लेकिन उसके ऊपर जो कैंडिडेट अफेक्ट थे वो 38,000 कैंडिडेट अफेक्ट हुए थे। उनमें से मेरे हिसाब में किसी भी कैंडिडेट की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो उन्होंने भी कर रखी थी।
ठीक है, लेकिन मैम बात ये थी कि आप हो सकता है कि आपकी पॉलिसी में कमियां हो, आपको सुधारना चाहिए, लेकिन आप सुधार नहीं रहे हो और कैंडिडेट के ऊपर हर एक चीज जो वो थोप रहे थे मैम ये। बड़ी हैरानी की बात है, ये बच्चों को चीजें समझ में आ रही है, पॉलिसी मेकर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर मैं बहुत बहुत इजी शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में आपसे पूछूं कि सरकार की जो सीईटी, मुझे तो पूरी सीईटी ही जो है एक बड़ी लापरवाही से एक तरह से घिरी हुई ये मैम मैं प्रक्रिया लग रही है। हाँ, सीईटी तो मैं नहीं कहूंगा मैम, ये एक तरीके से ये बिरबल की खिचड़ी बनी हुई है। सीटी तो ये नहीं रहेगी, ये खिचड़ी जो उसको पका दिया इन्होंने, और इनको खुद को भी अब इस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा है कि कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं कि आप बताइए इस चीज के ऊपर सुझाव दीजिए कि इस चीज के ऊपर कैसे निकले। अरे पॉलिसी मेकर खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो कैंडिडेट कहाँ से आपको समझा पाएंगे। इनके पास में काफी सारे रास्ते थे, लेकिन वो इन्होंने जो है वो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वही पता है कैंडिडेट भी इस टाइम पे इनकी पॉलिसी में लूप होल ढूंढ ढूंढ के उसके ऊपर केस कर रहे हैं। हाँ, केस वही करेगा जो एक्चुअल में भुक्तभोगी होगा, जो उस चीज को सफर कर रहा होगा। लेकिन उस चीज को लेके अगर कोई केस करता है तो उसको ये भर्ती रोको गैंग का स्लोगन दे देते हैं कि ये भर्ती रोको गैंग है और इसने भर्ती जो है वो भर्ती को रोक के रखा है। एक्चुअल में भर्ती रोकने वाले हरियाणा सरकार महोदय ही है, और वो उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है और स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि आप भर्ती रोको गैंग, और आपने भर्ती की ऐसी तैसी करके रख दी है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि सरकार की नीयत खराब है, लेकिन नीतियां तो खराब हो सकती हैं, वो हमेशा होती हैं। पॉलिसी में कमियां होती है, उसको चेंज किया जा सकता है। आपने कहा कि आपको उठवा लिया गया था, वो क्या घटनाक्रम था विकास? एक्चुअली मैं उस चीज में समझा रहा था कि उनको कि एक्चुअली में जो 5 नंबर के ऊपर क्या घोटाला हो रहा है, मेरे पास कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर थे। उन अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या, उस रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या है कि मैम जैसे ये कहते हैं कि अगर किसी का फादर नहीं है तो फादरलेस को हम 5 मार्क्स देंगे। तो ठीक है। मेरे पास कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में ऑन डॉक्यूमेंट्स फादर को मार रखा है, बट एक्चुअली में वो जिंदा है और 5 मार्क्स क्लेम कर रहे हैं। अपने फादर को? जी, अपने फादर को मार मार के वो 5 नंबर क्लेम कर रहे हैं, और वो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिखाए भी, और बकायदा उसके बाद में अगले दिन मेरे को सीआईडी ने बुलवाया और सीआईडी ने उनकी वेरिफिकेशन की, तो उन्होंने देखा कि 2 कैंडिडेट तो ऐसे थे कि बाप और बेटी दोनों ने एग्जाम दे रखा और बेटी ने फादर को मार रखा, जबकि फादर तो एग्जाम दे रहे हैं। अरे बाप रे! तो इसमें इसमें मैं मानू खर्ची पर्ची जैसा कुछ है, संभावना है इसकी? मैम इनडायरेक्टली मैम वही हो गया कि 5 नंबर थोड़े नहीं होते मैम। एक जो जेन्युइन कैंडिडेट के लिए तो पॉइंट में भी वो हो जाता है कि 5 नंबर क्रैक करना बहुत आसान नहीं है मैम। मैं मेरे गांव की बात करूं तो मैम अब यहाँ पे जो जो फैमिली आईडी को स्प्लिट कर करके वो 5 नंबर क्लेम कर रहे हैं कि घर में गवर्नमेंट जॉब है लेकिन फैमिली आईडी को स्प्लिट कर देंगे और वो 5 मार्क्स क्लेम कर देंगे। और इस चीज में सीएससी सेंटर वालों का भी काफी सारा हाथ है कि स्प्लिट करवा करवा के वो 5 मार्क्स जो वो दे रहे हैं। तो 5 नंबर के ऊपर मैं कहूं तो आपको कि जिन्नत जी बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा है, और वो था। लेकिन इस चीज के ऊपर इन्होंने एक्शन न लेके इस चीज को अंत्योदय की भावना से गरीबों को, देखिए हमें गरीबों से कोई दिक्कत नहीं है, आप गरीबों को दीजिए, लेकिन जो एक एक्चुअल गरीब है वो बेचारा नंबर ना तो ले पा रहा है और वो पेपर भी नहीं दे रहा है बेचारा। वो जो एक्चुअली में जो फर्जी गरीब जो घूम रहे हैं ना मैम, वो 5-5 नंबर क्लेम करके वो टॉपर्स बन रहे हैं। जी। और फिर आप छूटे कैसे? क्या उस समय आपसे सवाल जवाब हुए? क्या हुआ था? कितने दिन आप अरेस्ट रहे? नहीं, उसी रात को मेरे को छोड़ दिया था कि उन्होंने कहा था कि जो पुलिस वालों ने कहा था कि जब तक हमारे पास खुद मनोहर लाल जी का फोन नहीं आ जाता तब तक हम आपको छोड़ नहीं सकते। आपके ऊपर हो सकता है कि पर्चा भी दर्ज हो जाए, कि कंप्लेंट भी हमको एफआईआर रजिस्टर करना पड़े। लेकिन जैसे तैसे करके जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है मैडम, जैसे तैसे करके वो जो खट्टर जी ने फोन कर दिया था और आखिरी में मेरे को छोड़ दिया गया था कि कुछ मेरे को नहीं पता। हाँ, उसमें स्टूडेंट स्ट्रेंथ जो होती है ना, आप इग्नोर थोड़ी कर सकते हो युवाओं को। जी, जी। हाँ, काफ़ी सारे साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और वो तैयार भी थे। लेकिन अब इनकी महिमा में हम यही जाने कि क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। हम तो कभी इनकी महिमा एक्चुअली में समझ ही नहीं पाए हैं, ना तो एचएसएससी की महिमा और ना मुख्यमंत्री जी की महिमा। किन्हीं की भी महिमा हम समझ नहीं पाए हैं। लेकिन हम सिर्फ कर रहे हैं तो सिर्फ एक चीज़ है कि सफ़र। सफल करें। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी। निशा भी जी। हमारे साथ जुड़ी हुई है।
निशा आपने भी, हाँ नमस्ते, हाँ आपने भी सीटी क्वालिफाई किया है निशा? हाँ जी मैम, मैंने सीईटी क्वालिफाई भी किया और मैंने मेंस भी दिया था। अभी जो 5-6 अगस्त को एग्जाम हुआ था ना लास्ट ईयर, वो भी दिया था मैम। हाँ जी क्या मैम। परेशानी आ रही है 3 सालों मैम में? क्या हुआ? पहले मैं आपको ना थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम अपनी बात रख सके। तो मैम जैसे सबने बता दिया कि बहुत जो ये सीईटी पॉलिसी इसमें कमियां तो बहुत सारी है, लेकिन पता अभी क्या जो करंट सिचुएशन है, जो चीज हो गई सो हो गई, लेकिन अब क्या हो सकता है उस चीज में, क्योंकि अभी सरकार के पास बहुत कम टाइम है, 2 ही महीने बचे अभी सरकार के पास। अभी सरकार ने फॉर्म फिल करवा रखे हैं, मतलब 10 आज लास्ट तारीख है फॉर्म फिल करने की मैम। तो पता है मैम ये क्या कर रहे हैं कि नया फार्मूला लेके आ रहे हैं। इन्होंने 20 ग्रुप है ना, उनकी ज्वाइनिंग तो करवा दी इन्होंने ग्रुप वाइज करके, क्योंकि ग्रुप वाइज में 4 गुना से भी कम कैंडिडेट थे, उनका सिलेक्शन भी होगा, ज्वाइनिंग भी दे दी। लेकिन जो सबसे बड़ा ग्रुप है ना, जिसपे सबसे बड़ा बुतना बना रहता है, वो है 56-57 का। 56-57 में हमें जो 56 ग्रुप है उसमें सारी ग्रेजुएशन लेवल बेस्ड नौकरी, मतलब अफसर वाली, जो लेवल 6 की, लेवल 5 की, लेवल 4 की, और जो 57 ग्रुप है वो है 12th बेस। तो उसमें मैम ये क्या कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि हम ग्रुप वाइज नहीं बुलाएंगे, हम पोस्ट वाइज बुलाएंगे। तो ये जो पोस्ट वाइज बुला रहे हैं ना, उनका मैं आपको सबसे बड़ा नुकसान बता देती हूँ। पोस्ट वाइज में ना 56 ग्रुप में मैम 7185 पोस्ट है और 57 ग्रुप में 7072। तो टोटल, हेलो आवाज आ रही मैम आपको? टोटल दोनों ग्रुप में मिला के ना, टोटल दोनों ग्रुपों में मिला के मैम 14,500 वैकेंसी है। अगर ये पोस्ट वाइज बुलाते हैं ना मैम, तो 12,000 बच्चे ना एग्जाम देंगे, तो कंपटीशन तो बचेगा नहीं। और जो 14,000 वैकेंसी है ना, 14,500, इनमें से बहुत ज्यादा वैकेंसी खाली जाएगी। और जो अदर ग्रुप है जिनमें वैकेंसी बहुत कम है, 2 या 3,000 है, या फिर कॉमर्स वाले में है 1,000-1,500, तो उनमें ये ना क्या कह रहे कि भाई हम इलेक्शन से पहले, सितंबर में आचार संहिता से पहले हम 50-60 हजार भर्तियां पूरी करवा देंगे। लेकिन क्या होगा, जिस फार्मूले से ये चल रहे हैं ना, उसमें ना कम से कम ना 60,000 कह रहे ना, ग्राउंड लेवल पे सिर्फ 20,000 ही बच्चे नौकरी लगेंगे, तो उसमें फायदा किसी को नहीं होगा। अब एक बच्चा, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ मैम, मैंने 56-57 का भी दे रखा है, मैंने ग्रुप डी का भी दे रखा है, और मैं हरियाणा पुलिस का भी दूंगी, तो मैं ऑलरेडी 4 में हो गई। मुझे करनी सिर्फ एक जॉब है। अगर मैं जाऊंगी तो सबसे पहले जो मेरी फेवरेट पोस्ट है 56 ग्रुप में जाऊंगी, लेकिन जो 3 पोस्ट खराब जाएगी, वो 3 बच्चे और कोई लग सकते थे, और ऊपर से अब ये पोस्ट वाइज करके हर एक बच्चे का नुकसान कर रहे हैं। इससे ना तो कंपटीशन रहेगा, ना ही कोई बच्चा नौकरी लगेगा, तो इससे फायदा किसी को नहीं मिलेगा मैम। और जैसे अब मैं बोल रही, हाँ बोलो, एक और बात खुल के बोलिए। हाँ मैम, मैं ये बता देती हूँ, जैसे कुछ वैकेंसी मैं आपको बता देती हूँ, ग्राम सचिव की, लैंड पटवारी की, कैनाल पटवारी की, क्लर्क की, तो ये पोस्ट ज्यादा। अगर इन पोस्ट को हटा दिया जाए ना, तो 5,000 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, और ये देख लो 5,000 में से 5,000 बच्चे बैठेंगे और वैकेंसी होगी 6,000, तो 1,000 पोस्ट तो वैसे भी खाली जाएगी। तो फायदा क्या हुआ? ऐसे तो मेंस में जो टॉपर है, अब एक बात बताओ मैम, मैच होता है, मैच में चलो कोई अच्छा खिलाड़ी है, वो एक मैच में तो 100 मार देता है और दूसरे में वो 0 पे आउट हो जाता, तो इसका मतलब उसको तो फाइनल मैच खेलने कोई नहीं मिलेगा। ये बात तो गलत है ना। तो अब बच्चे अब इतनी मेहनत कर रहे मैम, अब हमारी क्या गलती थी? देखो 5 नंबर सरकार ने दिए और हटा दिए, चलो कोर्ट ने, वो तो बात दूसरी है, पर इसमें हमारी क्या गलती? 1 साल तक इन्होंने कोर्ट खेला हमारे साथ, हम मेंटली डिप्रेशन में चले गए। और लड़कियों की तो ये सिचुएशन होती मैम, अब एक बात बता दो, इतने टाइम के बाद 5 साल हो गए तैयारी करते, हर तरह का फैमिली प्रेशर भी होता, बहुत सारी लड़कियां अनमैरिड थी, अब वे मैरिड भी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, तो उनकी क्या गलती? अब बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं मेरे पास खुद है, मैं उन सभी बहनों की बता रही हूँ, बोल रही बहन अभी दोबारा एग्जाम होगा, कैसे तैयारी करे? कोई प्रेग्नेंट है, किसी का बच्चा हो रहा है, कोई मतलब बाहर जा रही है, उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं। नू बोली जब मैं पढ़ाई करती थी ना, मैं फैमिली वालों से छुप के करती थी, तो अब उनकी क्या गलती? और अब ये जो पॉलिसी लगा रहे हैं ना पोस्ट वाइज की, उसमें उन बेचारियों का नंबर भी नहीं आएगा, तो उसमें उनकी क्या गलती कि लास्ट एग्जाम में वे बैठ गए और इस एग्जाम में उनका नंबर भी नहीं आ रहा। तो इस तरीके से तो जो प्री में जिसके 80 नंबर है उनको डायरेक्ट जॉब दे दो, फायदा ही नहीं। फिर मेंस लेने का कंपटीशन नहीं बच्चा, तो मेंस कहाँ से होगा? जो एचपीएससी का फार्मूला, उसमें भी तो ये अब एक बच्चा रिपीट करे, कम से कम यूनिक कैंडिडेट उठा लो, वो भी नहीं कर रही है। और फिर बोलते तुम्हें कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना नहीं आ रहा। कोर्ट तो ये बोल रहे कि भाई किसी बच्चे का मतलब बुरा ना हो, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एग्जाम में बैठे और हर तरीके से कंपटीशन हो।
वैकेंसी कितनी थी जो निकाल रहा है। अब इन्होंने वैकेंसी भी बढ़ा दी, बच्चे नहीं लगेंगे तो वही बात है कि बोल रहे 60,000 भर्ती और लगेंगे 20,000 भी नहीं, तो फायदा क्या जब वैकेंसी खाली रह जाएगी। तो मैं हैरान हूँ, मतलब मैं हैरान हूँ। और ये फीमेल वाली जो आपने बात बताई, एक फीमेल होने के नाते मैं इसे समझ सकती हूँ कि हमारे सामने क्या चैलेंजेस होते हैं, परिवार कब तक, किस हद तक और कितना साथ देता है, वो और मैं सामाजिक वही तो बता रही हूँ। बाध्यताएं तो हमारे लड़के सामने। तो मतलब चलो ठीक है भाई, और लड़के इनको तो इतनी नहीं, लेकिन एक लड़के को बहुत ज्यादा, अगर एक मैरिड लड़की होगी तो उसे अपने बच्चे भी देखने, घर वाले भी देखने, उसे हर तरह का मेंटली प्रेशर रहता है। और वो बेचारी मतलब पैसे मांग मांग के कई 6 महीने हो गए कि साल के अभी लग जाओ, 5 साल से लग रही। और अब यूं बोले एक बार कैंसिल कर दिया तो दोबारा क्या फायदा कि दोबारा भी कैंसिल कर देंगे। और ऊपर से मतलब ये पोस्ट वाइज का पंगा कर रहे हैं। अगर ग्रुप वाइज हो जाए, कम से कम ज्यादा बच्चों को बैठने का मौका मिले, उनके चांसेस बढ़ जाए, तो उनकी क्या गलती इसमें। वैकेंसी तो उतनी बढ़ जाएगी कितनी बात रखी हुई है। और कम से कम ये तो कि जितनी वैकेंसी निकाल रहे उतने बच्चे तो लगे हैं। ये जब बच्चों को बैठाएंगे नहीं तो मैम वो फायदा क्या हो, वैकेंसी तो खाली रह जाएगी ना। अभी अपनी बात पे अड़ रही कि पोस्ट वाइज, तो कमी कितनी इस चीज को, ये चीज नहीं समझ रही है। अच्छा, तो आप लोग मिले होंगे ना, आप लोगों का एक डेलीगेशन रहा होगा, स्टूडेंट यूनियन होगी, बहुत, मैं काफी लोगों मैम से बात। हमने हर हाँ। जगह हमने प्रोटेस्ट भी किया है, हर जगह हम मिले भी, हमने हर तरह की रिक्वेस्ट की है। जवाब अभी क्या मिला? मैम अभी जैसे ना हरियाणा गवर्नमेंट में ना 2 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है। अगर इनको बच्चों का भला करना, ये कोर्ट तो इनको काफी टाइम होगा खेलते, 4 साल, अराउंड 5 साल इन्होंने फॉर्म भरवाते हो गए, बच्चों को इन्होंने नौकरी दी नहीं। तो 2 लाख वैकेंसी खाली है, तो कम से कम ज्यादा वैकेंसी बढ़ा दे। अगर ये 2 ग्रुप में 20-20 हजार भी कर देते, 4 गुना 80,000 बच्चे तो वैसे बैठ जाएंगे। और 1,20,000 30,000 उन्होंने फॉर्म भर रखे हैं। अगर ये चाहे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बिठा सकते हैं, लेकिन ये तो पोस्ट वाइज करके बच्चों को निकाल रहे। जो लास्ट टाइम बच्चे थे ना मैम, जैसे 56 ग्रुप में ना अराउंड 6,000 वैकेंसी थी, तो इन्होंने 38,000 बच्चे बैठाए थे। इस बार ये पोस्ट वाइज करके 6-7,000 वैकेंसी अब बिठाएंगे 12,000 को। मतलब लास्ट टाइम 38,000 बच्चे बैठे और इस टाइम सिर्फ 12,000। तो अब देख लो पोस्ट भी खाली रहेगी। अब उन बच्चों की क्या गलती जिन्होंने इतनी मेहनत की। और फिर इन सब में एज भी चली जाती है। एज तो चली जाती है मैम, ये तो डेफिनेटली है। जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयार करते हैं, एक बात बताओ, हर एक चीज के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता। पहले वैकेंसी निकालो, उसके लिए प्रोटेस्ट करो, फिर ही हमारे फॉर्म भरवाए उनके लिए। एग्जाम हो भी जाए तो रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट, अगर रिजल्ट आ भी जाए तो ज्वाइनिंग के लिए प्रोटेस्ट। मतलब इलेक्शन टाइम टू टाइम होते हैं। इनको तो 5 साल में अपनी कुर्सी मिल जाती है, आराम है। बच्चों को 5 साल में हमारा हक भी नहीं मिल पाता। और ये क्या सिस्टम है, जब भी इलेक्शन आते हैं, जब इनको याद आता है कि इनको भर्ती करनी है, पहले 4 साल कहाँ जाती है, 4.5 साल अभी इलेक्शन के दौरान ही आती है। मतलब ये क्या सिस्टम है कि ना तो कोई कैलेंडर कि भाई इस टाइम पे हम एग्जाम ले रहे, इस टाइम पे हम रिजल्ट दे, तो बच्चों की एज भी बच जाए। वो भाई कम से कम ये सोचे कि इस टाइम लिमिट तक मुझे तैयारी करनी, उसके बाद मुझे छोड़ देना है, अगर कुछ ढंग से हो तो। अब SSC भी अपने कैलेंडर लॉन्च करती है, वो भी कंडक्ट करवाती है एग्जाम, वो तो कभी रिपीट नहीं करती क्वेश्चन, वो इतने मल्टी टाइम शिफ्ट में करवाती है। परिवार भी इन सब में सफर करता है, परिवार भी स्ट्रगल करता है। मैम परिवार तो करता, अब ये बोलते 5 नंबर फेक ले रहे बच्चे, मैंने भी ले रखे थे। मेरा हम 4 बहन भाई है, मेरे पापा के पास कुछ ऐसा भी नहीं, तो मैंने थोड़ी फेक ले रखे थे। और ऐसी बहुत सारी बहनें मिलेंगी, भाई भी मिलेंगे। एक भाई है, उसकी मम्मी अपाहिज है और वो बेचारा मजदूरी करता, तो उसने कहाँ से फेक ले रखे हैं। तो जो ये 5 नंबर के ना जो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो वो तो सरकार ने दी और सरकार ने ही वो किया जो मतलब नहीं। लेकिन कम से कम मेरा तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू कर रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिले एग्जाम में बैठने के लिए, और पोस्ट खाली ना जाए। एक बच्चे को उसके अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग एक बच्चे को जॉब मिल जाए। अब कम से कम ये ऐसी चीज करके पोस्ट वाइज में तो फिर फायदा ही नहीं। मैम सही बता रहे हो, एग्जाम लेने का पोस्ट वाइज में करके। ग्रुप वाइज करेंगे तो कम से कम ज्यादा बच्चे बैठ जाएंगे, ज्यादा बच्चों को मौका मिल जाएगा। बेचारे 5 साल हो गए, अब इनको ये कमियां नहीं दिखती। हर कोई आगे बोलता है कि यूट्यूब पे इतने मेंटली डिप्रेशन में जाते, कट ऑफ बनाते, कितनी कट ऑफ आ जाएगी। पहले मैम 65 पे ना सिंगल पेपर होता था, बच्चा जॉब लग जाता था। अब उस बेचारे के 65 में ये नहीं पता वो मेंस में बैठेगा या नहीं बैठेगा।
पोस्ट वाइज में अगर करेंगे तो पोस्ट वाइज जरूरी नहीं है जिसके प्री में कम नंबर आ रखे वो मेंस में टॉपर नहीं होता, जिसके प्री में कम आ रखे उसने भी बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए मेंस में। अभी भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही आगे। और अब मैंने सुना बच्चे बता, अभी कुछ और भी आपके साथी थे बोल रहे थे कि करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं वकीलों को फीस दे दे के। बच्चा नौकरी में नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, और उसके पैसे कहाँ से वो दे रहा होगा, मुझे तो सोच के शर्म आ रही है। और ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, हालांकि चेक पोस्ट के सभी प्रोग्राम्स की चर्चा तो हो रही है, उम्मीद करती हूँ कि इस बारे में थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करेंगे हमारे अधिकारीगण और हमारे नेतागण जिनकी जिम्मेदारी है। आगे क्या आपकी बात है निशा, खुलकर बोलिए। मांग तो यही है मैम, जो मेन जैसे जितने भी इन्होंने 63 ग्रुप बना रखे हैं, 63 ग्रुप बना रखे हैं, 20 ग्रुप की इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी, उसमें भी इन्होंने 4 टाइम्स बच्चों को बुलाया था, लेकिन वो टेक्निकल पोस्ट है तो उसमें 4 टाइम्स से कम बच्चे। तो कम से कम अब जो ये ग्रुप है बड़े जिसमें ज्यादा वैकेंसी 14,556 और 57 में, इनके कम से कम 4 टाइम्स बुलाए ताकि कंपटीशन भी रहे और बच्चों को एक अच्छी पोस्ट भी मिले, और जो ये पोस्ट है ना वो खाली न जाए, हर एक बच्चे को नौकरी मिल सके। अब तो मैम एक बात बताओ, आप सीधी सी बात लो, मान लो 66 पोस्ट है, मेरे 80 नंबर है, तो 66 पोस्ट में मतलब मैं एक बच्ची हर जगह रिपीट हो रही, तो जो 59 पोस्ट है ना, तो जो 59 में 59 बच्चे ले सकते थे ना यूनिक कैंडिडेट, वो 59 में मैं रिपीट होगी, मुझे सिर्फ एक पोस्ट लेनी है, सिर्फ एक नौकरी करनी है, तो फायदा क्या हुआ? मतलब एक बच्चा हर जगह घूम रहा है और मतलब वही एग्जाम दे रहा है, उसको एक मतलब उसको वो जॉब करनी है एक, और बाकी अदर वाली वेस्ट जा रही है। जब सरकार अगर पोस्ट ही खाली रख देगी तो फायदा क्या हुआ? ये तो विल पावर, तुम्हें मैं नहीं बोलूंगी, इंटेंशन, मुझे लगता है नीयत का। मैम ये अभी भी कर सकते हैं, अभी बोल रहे कि कोर्ट का जो ऑर्डर आया, कोर्ट में का जो ऑर्डर आया उसके अकॉर्डिंग हम भर्ती करेंगे, उसमें साफ बोला कि पोस्ट वाइज करेंगे। लेकिन अगर ये चाहे तो भाई इनके हाथ में है ये ना, पोस्ट वाइज की जगह ग्रुप वाइज बच्चों को बैठा सकते हैं जो सेम क्वालिफिकेशन है, जस्ट लाइक ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में जितनी पोस्ट उसके 4 टाइम्स बुला सकते हैं बच्चों को। अराउंड अगर 6,000 वैकेंसी है ना, तो ये 24-25,000 बुला सकते हैं आराम से बच्चों को, और अब तो 7,000 है तो 28,000 बच्चे आराम से बैठ सकते। अगर ये ऐसा करेंगे ना, 28 की जगह सिर्फ 10 या 12,000 बच्चे एग्जाम देंगे, तो अब आप देख लो कंपटीशन कहाँ रहेगा। मतलब एक बच्चा 2 बच्चों को भी क्रॉस नहीं कर रहा। अब ये देखो उसको तो आराम से, मतलब ये तो ऐसा कर रहे, जो बच्चा एग्जाम देगा उसकी जॉब पक्की, मैटर ही नहीं करता कंपटीशन की उसके कम मार्क्स से ज्यादा है, वो तो आराम से जॉब ले जाएगा, क्योंकि जो ये पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, अब ये पॉलिसी तो इनके हाथ में कम से कम। ठीक बात है, मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि बच्चों को चीजें समझ में आ रही है, इन्हें क्यों समझ में नहीं आ रही, इन्हें क्यों समझ में नहीं आ रही। इन्हीं बच्चों को बुला के बातचीत कर सकते हैं, वो तो अगर इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं हो सकता, रातों रात पॉलिसीज बन जाती हैं, कोर्ट खुलवा ली अगर रात, तो क्या ये नहीं कर सकते थे कोई? अभी मैम हम जा भी गए हैं, जा भी हमने मतलब प्रोटेस्ट किया है, हम मिले हैं जो बड़े अधिकारी उनके, मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ गई हुई है, तो उसमें भी अगर आप देखो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते तो आप घर से बाहर जाते तो हर एक चीज चाहिए आपको, और उसके बाद आपके हर एक मतलब, और उसके बाद जैसे लास्ट ईयर एग्जाम हो उसके बाद भी इस तरह की पॉलिसी अपना रहे, तो फिर तो मतलब जो 70 से ऊपर नंबर है जिसके बच्चे की 70 और 83, वो एग्जाम में बैठेगा, और जो इधर वाले बच्चे वो तो जो लास्ट ईयर एग्जाम में बैठे जिनका 1 साल बर्बाद हो गया, जो इतने मेंटली डिप्रेशन में रहे, जो इनकी वजह से कोर्ट खेले, और जिन बच्चों ने पैसे इकट्ठे करके थर्ड पार्टी वकील किया, उन बच्चों का क्या? और ये जो आपके कितने पैसे खर्च हो चुके हैं अभी तक निशा? मैम ये तो कभी काउंट ही नहीं किया, सही बता रही हूँ मैं तो, पर सही में इन्होंने इतना दुखी कर दिया। मैंने तो बस ये सोचा था पैसे देखे जाएंगे, जॉब मिल जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे सबसे बड़ी मैं हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ अगर मुझे जॉब लग जाती है तो मेरी फैमिली में 3 मेरे बहन भाई, मम्मी पापा, तो हम 5-6 लोगों की जिंदगी सुधर जाए, क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और एक लड़की यही सोच के पढ़ती कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। इनका स्लोगन तो हमेशा ये रहता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ये फिर बेटियों के साथ ऐसा करे, बेटियों को नौकरी नहीं दे रही। कल अगर हमारा एग्जाम्पल लेने लगी तो कोई लड़की ये सोचेगी पढ़ाएगा तो कोई फायदा नहीं, इससे बेटर और कोर्स कर ले, सिलाई कर ले, पार्लर का कोर्स कर ले, तो कोई ऐसे आगे आएगी नहीं जैसे इन्होंने काम कर रखे हैं। मैं तो निशब्द हूँ सुन के, और
मैं सुन रही हूँ आपको शुरू से। आप अंदर से तो रो ही रही है ना, अंदर से तो मुझे लगता है ये तो हमेशा ये वाला भाव रहता होगा, भारीपन, एक एंजाइटी रहती होगी, एक स्ट्रेस रहता है। मैम काश कि पूछो मत ऐसे। जब ये हाँ, कोर्ट खेलते थे ना, तो ऐसे बोलते थे कि भाई अभी ये जैसे 2 तारीख है कोर्ट की, फिर उसके बाद है मतलब 5-10 तारीख है, तो ऐसे हम एक एक दिन ऐसे काउंट करते थे, आज 1 दिन गए, आज 2 दिन गए, ऐसे काउंट कर रहे थे कि चलो फैसला आएगा। अगर इन्हें लास्ट मोमेंट पे पेपर कैंसिल करना था, जो भी होना था, तो ये पहले कर देते। बच्चे इतने ज्यादा मेंटली डिप्रेशन में तो नहीं जाते। इन्होंने बच्चों के साथ ज्यादा कर दी। फायदा मतलब सिर्फ ऐसा हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है सिर्फ जो वकील है, जिनके पास पैसे गए हैं, और जो सरकार है, फायदा उन्हीं का हो रहा है। हम बच्चों का तो कोई फायदा नहीं हो रहा इन सब में। आपके किसी साथी ने अनफॉर्चुनेटली किसी तरह से अपने आप को हानि भी पहुंचाई है? मैम पूछो मतलब, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मेंटल डिप्रेशन में आके गलत कदम भी उठाया, बहुत सारे मिलेंगे ऐसे। अगर ये सीक्वेंस में अच्छे से भर्ती करते ना, तो बहुत वैकेंसी हो गई, 60,000 हर एक बच्चे को जॉब मिल जाती। 60,000 के साथ उनकी मतलब फैमिली भी देखो, एक फैमिली में कम से कम 5-6 मेंबर हो गए। और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ग्रुप डी की, हर जगह पहले ग्रुप डी का झुंझुना पकड़ा देते हैं। ठीक बात है, एक परिवार में अगर 5 लोग भी हैं और एक बच्चा परेशान है, तो 5 लोग परेशान हैं, और ये संख्या जितनी बड़ी उतने ज़्यादा लोग। मेरी मम्मी तो लेकिन डिप्रेशन में चली मुझे तो गई। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना एक कंजेशन लगता है ना, आप आपके अंदर भारीपन आ जाता है। पता नहीं मैम, ये पॉलिसी बच्चों के लिए बनाते, कम से कम बच्चों से पूछ लो क्या उनके लिए क्या अच्छा है। बच्चों से पूछ के स्टूडेंट के लिए पॉलिसी बनती, स्टूडेंट से नहीं पूछते। किसानों के लिए पॉलिसी बनती, किसानों से नहीं पूछते। मतलब पता नहीं कर क्या रही है सरकार, और फिर बोल रहे कि हमने तो इतना बिना पर्ची बिना खर्ची जॉब दी, ये किया वो किया। मतलब काम इनके बिल्कुल जीरो लेवल पे, हर जगह जाके रैली में कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, और करना कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे इनकी जो रियलिटी है ना, बिल्कुल जीरो है। मैं तो मेरी कोशिश है कि आपके और भी साथी हों, ज़्यादा से ज़्यादा। आपको जब भी लगे कि आपको चेक पोस्ट से बात करनी है, कोई बात रखनी है, मैं तो हमेशा जो मैं अपने स्तर पर कर पाऊँगी, वो मैं ज़रूर करूँगी। मेरे जितना मेरे हिस्से होगा। मैडम आपके चैनल राहुल, आपको रिक्वेस्ट राहुल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आपकी बात नहीं हो पाई थी शुरू में, आप अपनी बात पूरी कीजिए। फिर प्रवीण और विकास, मैं आपके पास भी आऊँगी। राहुल, आप अपनी बात रखिएगा। मैम देखो, अभी आप सुनने लग रहे थे जैसे कि प्रवीण भाई ने बताया कि क्वालिफाई होना चाहिए एग्जाम, सभी को मौका मिलना चाहिए। उसके बाद फिर निशा बहन ने बताया कि ग्रुप वाइज होना चाहिए, कि 40,000 कैंडिडेट को के आसपास लगभग 56 ग्रुप में मौका मिल जाएगा। और जो भी फिलहाल सरकार करने लग रही है, वो करने लग रही है पोस्ट वाइज, मतलब कि पोस्ट ज़्यादा है, कैंडिडेट कम बुलाने लग रही है, क्योंकि इनकी पॉलिसी शुरुआत से ही खराब थी। ये इनका सबसे बड़ा कारण था। हमारी मीटिंग हुई इनसे लगभग 1 साल पहले, अगस्त के टाइम पे मीटिंग हुई। उस टाइम में बहुत पावरफुल मीटिंग हुई थी, चेयरमैन साहब जी भी थे, इन्हें कमेटी मेंबर्स भी थे HSSC के, और OSD जवाहर यादव जी भी थे। हमने उस टाइम इनको बताया था कि मैं आपकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा गलत बनी हुई है, और आप इस भर्ती को कभी भी करवा ही नहीं सकते हो इस पॉलिसी के हिसाब से, क्योंकि पॉलिसी में बहुत सारी खामियां थी। ये जो पोस्ट वाइज था, वो पॉलिसी में मेंशन कर रखा था इन्होंने कि पोस्ट के अगेंस्ट 4 गुना उठाएंगे। हमने उस टाइम कहा था आप एक काम कर लीजिए, आप एक और CET का एग्जाम ले लीजिए। आपने एक तो करवा लिया, अब उसमें आप चलो रूल चेंज नहीं कर सकते, आप उसकी भर्तियां विड्रॉ कर लीजिए। क्या जाता सरकार का भर्ती विड्रॉ करने में, कुछ भी नहीं जाता। एक और CET का एग्जाम हो जाता, उसमें अमेंडमेंट लेकर क्वालिफाई करवा देती कि भाई सभी जितने भी पास कैंडिडेट हैं उन सभी को मौका देंगे। और हमने क्वालिफाई कर दिया एग्जाम, एक अमेंडमेंट करना था। 3 महीने का ये सारा प्रोसीजर था। 1 महीना फार्म भरने का लगना था, 1 महीने में एग्जाम की प्रिपरेशन करने में लगनी थी, 1 महीने में रिजल्ट निकल जाता। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम तो पता नहीं कौन सी अकड़ में बैठे हुए थे सारे अधिकारी, जितनों से भी हम मिले थे, उस टाइम कहने लग रहे थे नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम तो पता नहीं कौन सी खेत की मूली है, और भर्ती को ऐसे निकाल के ले जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर हम भी वो ये मतलब चलो फिर आ ही जाओ, मतलब देखते हैं कोर्ट में मिलते हैं, क्योंकि बात जब सुनेंगे नहीं तभी तो हम कोर्ट में जाते हैं। अब मान लीजिए हमारे पड़ोस में किसी के साथ हमारी लड़ाई हो जाए, पहले तो हम प्यार से ही समझाते हैं, भाई आराम से मान जा, ये बात है, इसको आराम से सुलटा ले। लेकिन वो उन्होंने मानी नहीं, फिर वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने के बाद हमारा केस सोल्व हो गया 3 दिन में।
3 दिन में हम जीत गए कोर्ट से। कोर्ट ने कह दिया ये बात सही है। उसके बाद फिर सरकार ने किया हमारे अगेंस्ट में केस, ऑर्डर के अगेंस्ट में। सरकार ने 1 साल मामले को खींचा। एजी साहब जी क्या बहाना बनाते कि मैं बीमार हूँ। उस चीज का एक दिन पहले पता लग जाता था। क्यों पता लग जाता था? क्योंकि वो मीटिंग करते थे इस चीज के लिए कि कल क्या बहाना बनाना है। उसके बाद अगली तारीख हुई 1 डेढ़ महीने के बाद, बोले कि कैबिनेट की मीटिंग है इसलिए मैं आज सुनवाई पे नहीं आ पाऊंगा। 10-12 सुनवाई लगभग एक महीने के अंतरकाल में सुनवाई होती थी। 10-12 सुनवाई उन्होंने ऐसे ही टाल दी। तो उस चीज में किसका बेनिफिट हुआ और किसका लॉस होने लग रहा था? स्टूडेंट्स का लॉस होने लग रहा था। सरकार को वही था कि आखिर में ले जाएंगे सारी भर्तियों को, वहां पे करके दिखाएंगे। आखिर में सरकार 31 मई को सरकार हार जाती डिवीजन बेंच से भी। उसके बाद फिर ढिंडोरा पीटते सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। डिवीजन बेंच ने फैसला गलत सुना दिया है, जज साहब जी ने फैसला गलत सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मात्र 4 मिनट इनका मामला नहीं रुक पा, तो 4 मिनट में ही इनके अगेंस्ट में फैसला दे दिया कि तुम गलत हो, चाहे इसको आज मानो चाहे कल मानो। अब फिर सरकार वही लाइव कॉन्फ्रेंस करके ये कहने लग रही है कि कांग्रेस ने 5 नंबर खत्म करवा दिए या कांग्रेस ने ये 5 नंबर नहीं लेने दिए। कांग्रेस का इस चीज में क्या मैटर है? जब इफेक्ट हम होने लग रहे हैं, मेरे फादर एक्स सर्विसमैन है, मेरे फादर देश के लिए फौजी थे, मेरे फादर तो देश के लिए लड़ाई लड़के आए हैं। मेरे को 5 नंबर क्यों नहीं मिलने लग रहे? क्या मेरी सिर्फ इतनी गलती थी कि मैं एक फौजी का लड़का हूं? बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके फादर ग्रुप डी में लगे हुए हैं। क्या ग्रुप डी वाले को आप ये कह सकते हो कि वो अमीर है? हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो अमीर है। बहुत सारे ऐसे जैसे कि आंगनबाड़ी हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट पे लगते 10-12 हजार सैलरी होती है उनकी। क्या 10-12 हजार महीने में सैलरी लेने वाला क्या अमीर होता है? कभी भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट नौकरी का मतलब या कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी का मतलब ये नहीं होता कि वो अमीर हो गया। अगर मेरे फादर सर्व करने लग रहे हैं देश के लिए तो वो अपनी मेहनत के बलबूते पे लगे हैं। अगर हम ये कहते कि ये जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं कि करनाल में इनका 4 लाख सीट एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, जो उनके अगेंस्ट में थे दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते? कभी भी नहीं एक्सेप्ट करते। वो तो वहां पे भी दो ना कि वो भाई नया कैंडिडेट आया था दिव्यांशु जी जो हमारे कांग्रेस की तरफ से लड़े थे, वो तो नया कैंडिडेट आया था, उनको ज्यादा कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। वहां पे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो सरकार, दूसरी बात, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, कोर्ट में इस चीज के ऊपर बहस हुई, मैं उस टाइम अवेलेबल भी था कोर्ट में। वहां पे क्या बहस हुई, कोर्ट ने कहा कि क्या आपने कोई इसकी डीपली स्टडी की है कि आप जो ये 5 नंबर देने लग रहे इससे कुछ उद्धार होने लग रहा है समाज का? तो इन्होंने कहा कि हमने तो कोई स्टडी नहीं की। तो फिर जज साहब ने कह दिया ये आप सिर्फ एक बैकडोर एंट्री है और इसमें बहुत बड़ी धांधली कहा गया है इस चीज को। और जो पीवीपीआईडी है उस चीज के ऊपर बहुत सुना आ गया है इनको। पीवीपीआईडी में 1 करोड़ शिकायतें जा चुकी हैं अभी तक, 1 करोड़, और मात्र 30 से 40 लाख पीवीपीआईडी हैं। तो मतलब कि कितनी ज्यादा खामियां उस पीवीपीआईडी के अंदर। क्या हमारा हरियाणा का जो परिवार है क्या वो इतना समर्थ हो चुका है कि वो ऑनलाइन जुड़ सके उन चीजों के? उसको समझ में नहीं आने लग रहा। जो हकीकत में गरीब है ना, मैंने उसको नहीं पता ऑनलाइन क्या होता है। अगर आप हकीकत में गरीब के घर पे जाओगे उसको ऑनलाइन चीज नहीं समझ में आती। हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऑनलाइन चीजें समझ जाएगा। क्या करते हैं अमीर लोग तो पीवीपीआईडी में 5,000 दे के इनकम कटवा लेते हैं। जो कि हमारे जो विकास बोरा भाई जुड़े हुए थे उन्होंने मुख्यमंत्री साहब जी के सामने भी उठाई ये चीज कि 5,000 में इनकम कटवा लेते हैं। अमीरों के पास 5,000 होते नहीं, उनकी इनकम बड़ी रहती है। तो आप किस बेस पे ये 5 नंबर देने लग रहे थे और किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करने लग रहे थे? और ये भर्तियों जो करवाने का ढिंडोरा पीटने लग रहे हैं, जब हम 1.5 साल पहले 2 साल पहले इनको समझाए आपकी पॉलिसी में गलती है, पॉलिसी में आप जो अमेंडमेंट कीजिए और अमेंडमेंट करने के बाद एग्जाम लीजिए। मैं खुद मैम टॉप 100 कैंडिडेट में आने लग रहा हूँ। अभी निशा बहन ने बताया कि ऊपरले जो टॉप के कैंडिडेट है उनकी नौकरी बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। ये बिल्कुल सच बात है कि उनकी नौकरी बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। लेकिन मैंने खुद भी मैडम कलर का एग्जाम नहीं भरा। मैं बेरोजगार हूँ तभी भी कलर का एग्जाम नहीं भरा, क्योंकि मेरे को ये पता कि मैं अगर उसका एग्जाम फिल करता हूँ तो मेरी जो जेन्युइन कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट की मैं सीट एक्स्ट्रा खाने लग रहा हूँ। बार बार वही कैंडिडेट रिपीट होने लग रहे हैं। और ये पॉलिसी सरकार को भी पता थी, एचएसएससी के अधिकारियों को भी पता थी 1.5 साल 2 साल पहले। लेकिन वो ये मुख्यमंत्री साहब जी के सामने तो अपनी तारीफ करनी है कि बहुत बढ़िया पॉलिसी बनाई है, आप जैसी तो पॉलिसी कोई बना ही नहीं सकता, इसमें तो करीम करीम आएगी। मुख्यमंत्री साहब जी को पॉलिसी का ही नहीं पता, कहने लग रहे 32,000 वैकेंसीज है, 1,28,000 को मौका देंगे। 32,000 वैकेंसीज हैं, 14-15,000 20,000 को मौका मिलने वाला है, ये पॉलिसी थी। जब हमारे देश के जो नायक हैं, ये हमारे जो राज्य के जो नायक हैं या जो राज्य के मुखिया हैं, जब उनको ही कुछ नहीं पता तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
आज हमें बुक की नॉलेज इतनी नहीं होगी, हमें पॉलिसी की सारी नॉलेज है, हमें कोर्ट केस की सारी नॉलेज है। एक प्रवीण भाई ने बताया था कि 1 करोड़ के आसपास लग चुका है, 1 करोड़ नहीं 10-15 करोड़ लग चुके हैं। जो एक 5 नंबर की लड़ाई थी इसमें कम से कम भी 15 लाख का खर्चा है। ये मेरे साथी कुछ बहुत सारे साथी थे हमारे साथ है, मैं भी था, ये विकास बुरा भाई भी था, तो उन्होंने लड़ी 15 लाख के आसपास खर्चा है। मैम कहाँ से उठाए हैं बेरोजगारी इतना खर्चा? सरकार की जरा सी लगती है 1-1 करोड़ के वकील खड़े कर देती है, अटॉर्नी जनरल को खड़ा कर देती है, हम कहाँ से लाए? कहाँ की सरकार में ये करवाने लग रही है? कोई भी कैंडिडेट चला जाए ग्रुप वाइज के लिए चला जाए कि ग्रुप वाइज होना चाहिए, 40,000 को मौका मिलना चाहिए, कह देती है कोर्ट में चले जाइए। क्वालिफाई के लिए स्टूडेंट चले जाते कह देते हैं कोर्ट में चले जाइए। क्या मतलब है कोर्ट में जाने का? क्या हमने कोर्ट को चुना है हर एक चीज के लिए? सरकार किस चीज के लिए फिर बैठी हुई है? सरकार का कोई है इस वजूद है हरियाणा में या नहीं है? फिर कोर्ट में जाते कहते भर्ती रोको गए हैं, ये भर्ती रोको गए। कई बार तो ऐसा मन करता है इनके खिलाफ एक पिटीशन लगाई जाए, जो कहते हैं ना भर्ती रोको गए हैं, किस बेस पे भर्ती रोको गए कहने लग रहे हैं? क्या हमारे देश में या हमारे राज्य में न्यायिक पालिका का कोई वजूद नहीं है? क्या वो जज साहब से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं? मुख्यमंत्री तो हमारे एक्स मुख्यमंत्री साहब जी, उन्होंने कहा कि जो एक जज है उसके दिमाग चटका हुआ है, इस टाइप से लैंग्वेज यूज की, उसके दिमाग में गड़बड़ है। ठीक करना पड़ेगा। तो किस बेस पे ये इतना कोर्ट के ऊपर सवाल उठाना? ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। प्रवीण, फिर आगे क्या मांग करते हैं आप लोग? आपको लगता है कि सरकार, मैं तो सुन के हैरान हूँ। सबसे बड़ी बात तो, पहली बात तो ये है कि सरकार जॉब्स निकालती है, बच्चे कोर्ट क्यों जाएं? कहने में शर्म नहीं आती कि बच्चे कोर्ट जाएं? क्यों कोर्ट जाएं? आपने पॉलिसी बनाई है तो आप बताइए ना कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हम इसलिए बोल रहे हैं कोर्ट जाइए। कोर्ट को ही दे देते हैं जिम्मेदारी, नौकरी निकाल दे और नौकरियां भर्ती हो जाए, आप छोड़ दीजिए कुर्सी। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी, हर सरकार कोर्ट में है, तो मैं किसी को यहाँ पे क्लीन चिट नहीं दूंगी। लेकिन ये तो शर्म की बात है ना कि अगर आप बोलते हैं कोर्ट जाइए, क्या आप कुर्सी चले जाएंगे कोर्ट? मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपको ना अभी वो निशा सिस्टर जुड़ी हुई थी, उन्होंने 56-57 ग्रुप का जिक्र करा, तो मैम आपको बताता हूँ, मैं ये 32,000 नौकरियों, मैम इनका ग्रुप सी में इन्होंने नौकरियां निकाली है 32,000। तो उनमें मैम हुआ क्या है कि उन ग्रुप जो 32,000 नौकरी है ना, उनको इन्होंने 63 जो ग्रुप है उसमें डिवाइड कर रखा है। उनमें जो सबसे लेवल की नौकरी है, जैसे 56 और 57 जो ग्रुप है उनमें दे रखी इन्होंने। और होता क्या मैम, जितनी जॉब है ना, लगभग हाफ जो जॉब इन्होंने दे रखी है बच्चों को भी, जो गलत तरीके से इन्होंने ज्वाइन करवा दी है। अभी जिन बच्चों ने ज्वाइन करवाई एग्जाम देकर, वो तरीका गलत था, कोर्ट ने भी वो गलत तरीका साबित कर दिया। अब वो बच्चे अपने आप को सेफ करने की जॉब सिक्योर रहेगी या नहीं रहेगी वो पता नहीं है। बट मैम ना, इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इसमें एक ये है मैम कि अगर सभी क्वालिफाई, प्रवीण बोलिए। शायद थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। मैम मैं तो बस एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर ये चलो बुलाएंगे अभी क्वालिफाई के, तो क्योंकि क्वालिफाई अगर होना होता, अगर सरकार बोल रही कि तुम कोर्ट में जाओ क्वालिफाई के लिए, तो कोर्ट ने स्टार्टिंग में क्वालिफाई कर देना था। अब ये बताओ, अगर बाई चांस ये दोनों ग्रुप है जो सबसे बड़े ग्रुप, अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे बैठ जाएंगे, सेम क्वालिफिकेशन के 4 टाइम्स कर दे, ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे बैठ जाए, कंपटीशन हो जाए, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत होगी? अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे बैठ जाएंगे एग्जाम में, एक बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, कम से कम जो उसने 5-6 साल स्ट्रगल किया उसका कामयाब हो जाएगा, तो किसको क्या दिक्कत है? फिर बच्चे इस बात को लेके भी कोर्ट में चले जाएंगे कि ज्यादा बच्चे क्यों बैठाए, पोस्ट वाइज क्यों नहीं किया? पोस्ट वाइज में नुकसान हो रहा है, फिर बच्चों को, मतलब बच्चे तो बैठ ही नहीं रहे, तो ऐसे तो तुम ऐसे नौकरी दे दो, फिर मेंस का एग्जाम लेने का फायदा नहीं हुआ। प्री को हुए भी 2 साल हो गए, 5 नवंबर को 2006 को हुआ था, 22 को 5 नवंबर और 6 नवंबर 2022 को। अगर ये चाहते तो वैकेंसी बढ़ा के बहुत सारे बच्चे बैठे जाते, अब भी वैकेंसी बढ़ाए, अब तो ये बहुत सारे कम कर रहे बच्चों को, तो फायदा क्या हो इस चीज का? 5 नंबर तो होती है। अब ये जो 5 नंबर पे मुद्दा उठा रहे थे, चलो अब 5 नंबर तो गए, अब तो सब इक्वल आ गए, अब तो किसी के 5 नंबर नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक है। प्रवीण, आपकी बात रह गई थी, बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं विकास से लेती हूँ। हाँ मैम, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये जो भर्तियां है,
अभी इनका एक सॉल्यूशन है मैम कि अगर एक अमेंडमेंट करके बच्चों को सभी जो 3.5 लाख बच्चे क्वालिफाई है, अगर उनको एग्जाम में कंसिडर किया जाए, बिठा लिया जाए ना, तो सभी भर्ती जितने भी केस है ना वो केस खत्म हो जाते हैं और ये भर्ती साफ सुथरे तरीके से पूरी हो सकती है। बट सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई है। अभी जैसे कल परसों हमने हजारों बच्चों भीड़ इकट्ठा करी थी और तभी हमें 5 बच्चों इनवाइट किया गया था हमारे सामने, फिर भी ना सरकार ने यही बोला कि आप कोर्ट के थ्रू अपना रास्ता निकाल सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि आप करोड़ों रुपए फिर से कोर्ट में लगाओ और भर्ती को लटकाओ। और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है तो इनकी जो नीति है वो है कि ये 2.5-3 महीने जो बच्चे हैं इनकी सरकार का, वो कोर्ट के थ्रू बच्चों पर ब्लेम या कोर्ट का जो नाम लेके ना वो निकाल दे और ये अपने आप को बचा ले इस चीज से, और ताकि कहें कि देखिए कोर्ट ने जो बोला हम तो वही कर रहे हैं उंगली कटा के शहीद कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और मैंने खुद भी चैलेंज किया कि अगर आप सरकार के जो पॉलिसी मेकर है जितने भी टॉप लेवल के हैं, अगर 5-7-10 आपके जो अधिकारी वगैरह जो भी है, इधर से हमारे स्टूडेंट होंगे 5-7 जो भी, हम आमने सामने बैठेंगे और आर्ग्यूमेंट करेंगे। अगर आप जीत जाते हो सीईटी पॉलिसी मैटर पर, तो हम अपना बैग खुद ले लेंगे, हम आप कोई डिमांड नहीं रखेंगे। इवन मैं मेरी खुद जो कैंडिडेचर है वो खत्म कर लूंगा कि मैं कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करूंगा अगर आप सीईटी पॉलिसी को सही साबित कर दे तो। सीईटी इज ओके, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो क्रिटिकल बना दिया है, जो वो है वो उसमें प्रॉब्लम है कि उसको इतना क्रिटिकल कर दिया है कि बहुत सारा उसमें लूज। ये जो इनका सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उनके 2 मेथड है, जैसे ग्रुप वाइज है, पोस्ट वाइज है। अगर देख जैसे इनका जो मेथड 2 है तो ग्रुप वाइज का जो सिस्टम था इनका वो कोर्ट ने खारिज कर दिए। अब इनके पास बचता है पोस्ट वाइज है, तो कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है। अगर ये पोस्ट वाइज करेंगे तभी भी दिक्कत आएंगी बच्चों को, बच्चे कम रहेंगे, पोस्टें खाली रह जाएंगी, कंपटीशन जीरो होगा। अगर आपको बच्चे 10,000, 15,000, 20,000 ही लेने हैं तो फिर 3.5 लाख बच्चों के फॉर्म अप्लाई क्यों करवाया अपने? 500,000, 2,000 रुपए बच्चे ने अप्लाई करे, फिर उन्होंने इतनी दूर जाके पेपर दिया और कोचिंग ट्यूशन वगैरह एकेडमी पर जाके बच्चों ने पैसे खराब करे। अब मैम देखो आप 2 साल हो गए बच्चों को, जहाँ लाइब्रेरी में उनको पढ़ना चाहिए था वो बच्चे अब वो बच्चे है ना रोड पर भटक रहे हैं, वकीलों के घरों में जा रहे हैं, मतलब उनको कोर्ट में घूम रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज नहीं है, एक अच्छी सरकार का ये काम नहीं है। बच्चों को होना ही चाहिए कि पॉलिसी आती है कि बच्चों की भलाई के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, पहले से बेहतर के लिए, बट ये उल्टा बच्चों को गलत में लेके जा रही है। ठीक है। विकास है हमारे साथ। विकास, आपने काफी देर तक सुना। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप सबको पूरा समय दूं और मैं भी समझूं आपके जरिए। प्रवीण ने ना एक बात कही तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। मान लिया कि 2 लाख 3 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और वो पेपर देते हैं और कुछ क्वालिफाई करते हैं, ये भी अपने आप में एक बिजनेस है ना। बच्चे तो सफर कर रहे हैं, वो 1,000 रुपए अगर फॉर्म पे खर्च कर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया पे, कोचिंग पे, उधर का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, मतलब बिजनेस प्रॉपर चल रहा है साइड बाय साइड, और वो जो बच्चा है वो सफर करे। क्या मैं सही समझ पा रही हूँ? ये तो होता हुआ नजर आ रहा है ना। और फिर पता चला कि कैंसिल की पेपर लीक हो गया जी, ठीक है घर बैठो, अब डेट आएगी, नई डेट आएगी, गए वो पैसे पानी में। इनफैक्ट मैम अगर ये ज्वाइनिंग भी दे रहे हैं ना, अभी पीछे कुछ ग्रुप्स की ज्वाइनिंग दे रही है, वो भी कंडीशनल ज्वाइनिंग है कि जब चाहे उसको जो वो हटा सकती है हरियाणा सरकार, वो ज्वाइनिंग भी कंडीशनल दे रखी है मुझे। इनफैक्ट वो बच्चे बेचारे डरे हुए हैं कि पता नहीं हमको कब हटा दें। उनके मन में भी ये संशय है, हमें अभी तक हम नौकरी नहीं लग गए, लेकिन ये नहीं पता कि हमें कब हटा दें। उनको अभी भी ये चीज क्लैरिटी नहीं। अब बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, उससे पहली रात उसके एडमिट कार्ड आ रहे हैं, और एडमिट कार्ड में मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहा हूँ और मेरे एडमिट कार्ड हो रहा है किसी लड़की का एडमिट कार्ड डाउनलोड। और इनफैक्ट बगैर एडमिट कार्ड भी बच्चे जो वो एग्जाम में बैठ रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है कि अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड। मैं मुख्यमंत्री साहब मनोहर जी को जब सुनती थी तो बोलते थे बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार है ये, हमने एकदम सब ट्रांसफॉर्म कर दिया, वैनिश, एकदम सफाई हो गई है। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब पोर्टल की सरकार है जिसकी पोर्टल बहुत, इसका तो पोर्टल बहुत सुपर हिट है ना, मतलब वो तो कहते हैं यूएसपी है हमारी पोर्टल। पोर्टल में तो हम ऐसा
पोर्टल में तो ऐसा है मैम, बच्चा डॉक्यूमेंट जो अपना अपलोड कर रहा है और पता चल रहा है शाम को उसका डॉक्यूमेंट ही उड़ जा रहा है, और स्टूडेंट को कह देते हैं कि आपका तो डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं है। वो अपनी उनकी गलती की वजह से फिर कानपुर से स्पेशलिस्ट बुलाते हैं और डॉक्यूमेंट को रिकवर कराते हैं, लेकिन उस बीच में जो स्टूडेंट ऑलरेडी बाहर हो चुका है। मैं एक शो पे एक दर्शक ने कमेंट किया हुआ था आप लोगों में से, वो कहते हैं कि ये सरकार जो होती है ना, ये एक दिन ऐसा होगा कि ये सरकार भी उड़ जाएगी। खैर वो एक स्टेटमेंट था, बस मैं नहीं किसी की तरफ से बोलूंगी, लेकिन ये मैम नाराजगी फिर जमीन पर ज्यादा हो जाती है। सरकार को समझना चाहिए इस बात को। आई एक्चुअली विश मैम कि ये हो, क्योंकि इन्होंने जो होता है ना ऊपर वाले सिरे तक इन्होंने इरिटेट कर रखा है स्टूडेंट्स को, और दिस इज सैड। और कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कुछ साथियों ने तो इस मामले को लेकर सुसाइड भी कर लिया है, लेकिन उन चीज का क्या ही कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने सुसाइड, अब डिप्रेशन लेवल उनका इतना जा चुका है कि बेचारे, क्योंकि मैम लड़के हैं, आप भी समझ पा रहे हो कि शादी का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, नौकरी का प्रेशर, देयर आर लोट्स ऑफ काइंड ऑफ प्रेशर्स, और हर एक प्रेशर से झेल पाना, वो आपको पता ही होगा, शाम को खाने पे माँ बाप साथ बैठते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अब इसको छोड़ दे, अब इस चीज में क्या फायदा, आगे का प्लानिंग कर ले। लेकिन वही रहता ना कि अब इतना पढ़े लिखे हैं तो 2 महीने और सही, 2 महीने और सही, और ऐसा कर करके इन्होंने 4 साल निकाल दिए। नहीं, और फिर परिवार जो है, परिवार सबके सहन शक्ति, सबकी सीमा होती है, और हम सब जो है एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं। लेकिन घर का कोई बच्चा, माँ बाप की होता है कि बच्चा मेरा परेशान है तो उसकी परेशानी खत्म हो, है ना। डर लगता है कि बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले। कई बार जो कैंडिडेट्स होते हैं वो खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं, सेल्फ स्टीम लो हो जाता है, उसमें फिर वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये तो मतलब बहुत ज्यादा डरावना है। दिस इज सैड ट्रूथ। गांव में एक नदी है, नदी के किनारे जा के रोते हैं कि किसी के सामने ना रो, किसी को पता ना चले, वहां जा के रो के आते हैं कि क्या करे, समझ ही नहीं आ रहा है करे क्या, व्हाट टू डू। और मन में पता नहीं किस टाइप के ख्याल आते हैं, लेकिन वी हैव टू कंकर ऑन इट। नहीं, मेरी बेस्ट विशेस हैं, एंड जो मैं कर पाऊंगी, मैं चाहूंगी आप लोग अपनी बात जरूर रखें। अब फिलहाल ये सिचुएशन है कि मैम अभी चेयरमैन बेचारे नए आए हैं, उनको बेचारे को सारी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का रायता बना के इनको दिया जा रहा है, और कह रहे हैं कि अब आप इसको समेटो और भर्तियों को करो। अब वो बेचारे दिन रात 1-1, 2-2 बजे तक काम कर रहे हैं, और उनको भी ये तसल्ली नहीं कि भर्ती हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। लेकिन द क्वेश्चन इज, अब वो जो पॉलिसी है, जो पीछे जिसने रायता किया, उसको कौन भुगतने वाला, नया चेयरमैन। और बेचारे वो कर रहे हैं जो अपनी तरफ से कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन देखना ये कि क्या कर पाते हैं और क्या नहीं कर पाते। हाँ, मेरी भी यही डिमांड है कि आज के टाइम में स्टूडेंट भी काफी सारे स्वार्थी हो चुके हैं, जिनका पोस्ट वाइज में नाम आ रहा है वो कह रहे हैं कि पोस्ट वाइज हो, जिनका ग्रुप वाइज में नाम आ रहा है वो कह रहे हैं कि ग्रुप वाइज हो। लेकिन पीछे के जो हालात को देखते हुए ये है कि 2-3 साल से कोई एग्जाम नहीं हो पा रहा है कि आप क्वालिफाई करके सबको बिठा के आपको जिस बच्चे में जिसमें हिम्मत हो वो पोस्ट ले जाएगा, ताकि एक बच्चे के मन में एक ये संतुष्टि हो कि कम से कम मैंने पेपर तो दिया है। अब चाहे मेरी हिम्मत है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो वो अलग बात है, लेकिन एक मन में एक संतुष्टि हो जाती है कि कम से कम एटलीस्ट मेरे को पेपर में तो बैठा हूँ मैं। ठीक है, फाइनल कमेंट में ले लेती हूँ। निशा जल्दी से अपना फाइनल कमेंट दे दो। मैं क्या होना चाहिए क्या नहीं, पहले मेरा एक क्वेश्चन है, जितने भी भाई जुड़ रहे हो, चलो मैं चाहती हूँ कि भाई सारे बच्चों को मिल जाए, सरकार कैसे भी करके अमेंडमेंट क्वालिफाई कर दे, हर एक बच्चे को मौका मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्वालिफाई हो जाता। क्वालिफाई तो चलो उसने कोर्ट तो कर नहीं सकता, अब ये सिर्फ बहाना बना रही कि कोर्ट में जाके करवा, तो वो तो होगा नहीं। एक बात बता दो, अब ये पोस्ट वाइज पे अड़ रहे, अगर पोस्ट वाइज इन्होंने कर दिया तो बच्चे बहुत कम बैठेंगे, सबको पता है पोस्ट वाइज में, तो वो उसके बाद वैकेंसी खाली रहेगी। मेरी बात सुन भाई, निशा बहन, ये एक्चुअली में ये मैटर ऐसा है, किसी का इस चीज पे किसी का बस नहीं, जो करना है बहन वो गवर्नमेंट ने करना, वो जो करे वो गवर्नमेंट करे, किसी के हाथ में नहीं है यहाँ पे। वो अच्छा, तो मेरी बात, निशा को सुन लेते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। निशा बोलो जल्दी से। बस एक बात सुन ले मेरी, देख अगर पोस्ट वाइज करे है, चलो क्वालिफाई कर दे तो बहुत बढ़िया है, पर मुझे लगता नहीं है क्वालिफाई करेंगे। अगर क्वालिफाई करना होता तो ये बच्चे को ये नहीं बोलते भाई तुम कोर्ट में जाके करवाओ। अगर कोर्ट ने करना होता, स्टार्टिंग में 2-3 बार डिसमिस किया
मतलब केस को सबको बताया, क्वालिफाई का केस डिसमिस कर दिया कोर्ट ने कि भाई पॉलिसी के बीच में अगर ये पोस्ट वाइज करते हैं तो और एक बच्चे का नुकसान है, कम बच्चे बैठेंगे। एक बात बता दो, और पोस्ट खाली रहेगी, जो बेचारा इतनी मेहनत करके उसने नौकरी मिल सकती है। अगर ज्यादा बच्चे बैठ जाओगे भाई नु बता दो तुमने दिक्कत है, कंपटीशन हो जाओगा, ज्यादा बच्चे बैठ जाएंगे, एक जॉब मिल जाए, दिक्कत है कि किन है। ये भी वैकेंसी खाली रहेगी, जब बच्चा ना लगेगा तो पोस्ट वाइज में तो और ज्यादा नुकसान है। अरे पोस्ट वाइज भी बेचारे मैम जिनके प्री में अच्छे नंबर थे, सही बता रही हूँ मैं, जिसके प्री में अच्छे नंबर वो चाह रहा बिना कंपटीशन के हमें नौकरी मिल जाए। चलो निशा बहन, इस चीज में जो लास्ट निशा टाइम बहन, इस एग्जाम चीज में ना तो देते किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, जो करना है वो करे, कोई भी केस नहीं लगाने वाला इसके खिलाफ में। ग्रुप वाइज करना ग्रुप वाइज करे, क्वालिफाई करे, लेकिन कुछ तो करे, फिलहाल ऐसी सिचुएशन है कि कुछ भी नहीं कर रहे भाई। वो मैं बताऊं क्योंकि इन पे प्रेशर, देख छोटी सी बात है, इन पे प्रेशर आ रहा है 2 महीने, इनको सिर्फ अपनी वाहवाही लूटनी है बिफोर इलेक्शन। इनको ये चाहिए कि हमने इतनी सारी भर्ती करवाई, इनको सिर्फ अपनी वाहवाही से मतलब, इनको किसी से फर्क नहीं पड़ता कि कितने बच्चे एग्जाम में बैठे, कितनों को नौकरी मिलते, किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है। जीनत जी, मेरा एक क्वेश्चन सरकार से है कि जब आपके ऊपर जब इलेक्शन आ जाते हैं तभी सारी भर्ती क्यों? ये आप बात भाई सही कहा, आई एग्री विद। जब आपने 5 साल बगैर भर्तियां आपने निकाल दिए तो आखिरी के साल में ही सब कुछ लपेटना क्यों? क्या आपको बच्चों का दुख दर्द पहले नहीं दिखता है? इलेक्शन के टाइम पे ही आपको दुख दर्द दिखता है उनका? गांव में आके आप उनको कन्विंस करते हो, पहले नहीं दिखते, पहले तो आप शक्ल भी नहीं दिखते, और बाद में आप आते हो गांव में और कहते हो कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट इनकी बिल्कुल जीरो है। इलेक्शन के टाइम पे ही वाई इनके किक क्यों लगती है, ये कभी भी समझ नहीं आती ये बात कि इलेक्शन के टाइम पे इनको सब कुछ क्यों करना है। अब थोड़ी थोड़ी करके वैकेंसी आप 5 साल में क्यों नहीं कर देते? ठीक है, ये एक सवाल है, चुनाव आते आते इनको वैकेंसीज क्यों याद आ जाती है। ठीक है, ये जायज सा सवाल है। प्रवीण, अपना फाइनल कमेंट जल्दी से दे दीजिए। मैम फाइनल तो हमारा यही कमेंट है, जैसे अभी ये निशा लड़की जुड़ी हुई थी ना, इनका जो कहना था कि ज्वाइनिंग देनी चाहिए। मैम मेरा ये मानना है कि कोर्ट में इनको जाने के लिए मजबूर करिए। सेम ऐसा ही ये जो मेथड यूज करके बच्चों को अभी ये ज्वाइनिंग देना चाहती है ना, बच्चे फिर है ना सैलरी कम, कोर्ट में पैसा ज्यादा देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन ना आए और सरकार को एक उचित कदम उठाना चाहिए कि सभी मौका जो बच्चों को देना चाहिए और भर्ती को पूरे कर देनी चाहिए। अभी लास्ट जो 60 दिन बच्चे इनके पास है, ये सबसे वाजिब तरीका है मैम। और ये एक घमंड है या ईगो है वो अलग चीज है, बट मेरा ये सुझाव मैम, और हमारी लड़ाई भी ऐसी चलती रहेगी जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक, चाहे हमें ग्राउंड लेवल पर आना पड़े, लाखों बेड़ी सड़कों पर आनी पड़े, या फिर हमें कोर्ट में भी। अब मजबूर है मैम, क्योंकि देखो मैं खुद मेरे घर से 70 से 80 हजार रुपये पर्सनली लगा चुका हूँ इस मैटर में, और सभी बच्चे लगाने लग रहे इसमें। तो अभी हमें पूरी लाइफ है ये सिक्योर करनी है, हमारा फ्यूचर बनाना है, और अभी हम कुछ नहीं करेंगे तो मैम जाहिर सी बात है ना कि सरकार की गलत नीति तो फिर हम क्यों ऐसा वो करें, विरोध तो करना ही पड़ेगा मैम। ठीक ठीक मैम हमारा सिर्फ इतना ही, एक तो जो नए चेयरमैन है हमें सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे, और हम चाहते हैं वो भर्ती करवाए, जल्दी से करवाए, जो भर्तियां अटकी हुई हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो, और जितने ज्यादा कैंडिडेट है ये बुला पाए उतने ज्यादा कैंडिडेट इनको बुलाना चाहिए, और भर्ती भी ना फंसे। ये भी नहीं कि भर्ती को फंसवा के कर दे कुछ भी, भर्ती भी ना फंसे, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को मौका देना चाहिए, और जल्दी से जल्दी ये भर्ती पूरी करके एक अगली भर्ती भी आनी चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा अब 2020 से फार्म भर के 4 साल तक भर्तियां नहीं आई, तो नई भर्ती भी निकालनी चाहिए। और हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नए चेयरमैन साहब जिसे अभी तक जो उनका 1 महीने का अंदर काल रहा तो काफी काबिले तारीफ रहा है, और हमें उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, और हमें लगता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी करेंगे। ठीक है जीनत जी, मेरे को आज ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं एक ऐसे स्टेट में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे 24 घंटे और 12 के 12 महीने सिर्फ राजनीति चलती है, वैकेंसी को लेके राजनीति, हर चीज को लेके राजनीति, लेकिन कुछ भी ये हीन भावना से जो भावना से ये कुछ भी नहीं करते। हर चीज पॉलिटिकल स्टंट के लिए ये करते हैं। कुछ भी चीज इनके मन में ये नहीं है कि इसके लिए अंत्योदय की भावना से ये चीज इनके ये चीज जो है वो सबके लिए किया जाए।
हर तरफ प्रोटेस्ट का माहौल है, हर तरफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन इस सरकार पे कहीं पे भी जू नहीं रेंग। हर एक वर्ग इनसे परेशान है आज के टाइम में। लेकिन मैं इनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ लोगों की भावनाओं की तरफ भी देखो और उनके लिए कुछ करो भी, पॉलिटिकल मुद्दा हर चीज को न बनाओ। अब अपना फाइनल कमेंट जल्दी से। एक तो मैं आप सबको बहुत बहुत अपना इतना पेशेंस है आप लोगों में, मैं उसके लिए बहुत मुझे अच्छा भी लगा, और मैं चाहूंगी आप लोग ऐसे मजबूत रहें। हम सबकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है और हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड हमें एक दूसरे को बिना जज किए समझना है और साथ देना है। मैम मेरा तो बस फाइनल कमेंट यही है कि सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, इन्होंने जैसे बोला कि 50,000 वैकेंसी ये आचार संहिता लगने से पहले पूरी कर देंगे, तो जो 50,000 वैकेंसी है पूरी कर दे और बच्चों को ऐसे बुलाए कि बच्चा रिपीट न हो और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को पेपर में बैठने का मौका मिले। और पोस्ट वाइज करके तो बिल्कुल नुकसान कर रहे, कम से कम ग्रुप वाइज करके बच्चों को बैठाया जाए एग्जाम में, ताकि एक बच्चे को एटलीस्ट एक नौकरी मिल सके। और ऊपर से नीचे भर्ती की जाए, पहले टीजीटी की, फिर ग्रुप सी की, और फिर हरियाणा पुलिस की, और फिर ग्रुप डी की, कि फिर ऐसे ना 50-60 हजार भर्ती पूरी करके कम से कम एक बच्चे को एक नौकरी मिले अकॉर्डिंग टू उसकी क्वालिफिकेशन। बस ये कह रही मैम मैं, तो ये पोस्ट वाइज का दिक्कत खत्म करके बस ये बच्चों को मौका दे दे बैठने का एग्जाम में और बच्चों को जॉब मिल जाए। आप में से किसी की कोई बात, ठीक, ये अच्छा है कि ज्यादा लोगों को मौका मिले। किसी की कोई बात छूटी तो नहीं है तो इशारा कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, आपकी सभी बातें हुई, ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े, मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों की। ये स्ट्रगल है, जर्नी है, और मैं चाहूंगी बेस्ट जो भी हो, ईश्वर इतनी हिम्मत दे, शक्ति दे, और आप लोग एक दूसरे की ताकत बनिए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े। थैंक यू, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मैं बोलने का। थैंक यू। तो कुल मिलाकर नौकरी बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं सरकार तक इन बच्चों की बात पहुंचेगी, और बहुत सारे लोग सफर करते हैं। अगर एक बच्चा नौकरी के लिए दरबदर हो रहा है तो उसका पूरा परिवार दरबदर हो रहा होता है, और सभी बच्चे इतने मजबूत नहीं होते। बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या की है। उम्मीद करती हूँ कि सरकार में संवेदनशीलता होगी, और अगर आपसे नीति नहीं बनती है ऐसी, तो मुझे लगता है कि कुर्सी छोड़ दीजिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, या किसी XYZ की। जनता है तो आप है, वरना आपको कोई नहीं पूछेगा। ये बात स्पष्ट है, आपको समझ जानी चाहिए। सीईटी क्वालिफाई करने के बाद भी बच्चे जो हैं वो नौकरी के इंतजार में बैठे हुए हैं। उम्मीद करती हूँ सरकार इस तरफ ध्यान देगी। बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े। इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।